आज होने वाली आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो मेरे सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है और वो आपका एग्जैक्ट भी सही लगता है। ठीक है, तो कम टाइम में सही आंसर निकालने के लिए ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होते हैं। तो कौन कौन से वो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है जो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एक दो टैग वर्ड सीबीएसई वालों ने मेरे उड़ा दिए ठीक है, तो उनकी जगह कुछ नए टैग वर्ड लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं सभी टैग वर्ड्स के ऊपर और इस पर आधारित जो आपकी पेडागोजी होती है। देखिए, अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपने आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ लिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल आपने समझ लिया, तो समझ लीजिए जो आपकी पेडागोजी आपके एग्जाम में आती है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, जो भी पेडागोजी के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं, लगभग चीजें इनसे आपकी कवर होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की, जो आपके सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पीडीएफ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसलिए थोड़ी क्लास लेट हुई है, वरना तो मैं अपने टाइम पर ही 8 बजे आपके सामने आ जाता हूँ। तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली मेरे चैनल पर आपको 8 बजे क्लास मिलती है, आपके एग्जाम तक क्लास रहेगी, तो बाकी क्लास आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आज आपका 5वां टॉपिक है, इससे पहले 4 टॉपिक मैं आपके लिए करवा चुका हूँ, ये आज आपका 5वां टॉपिक है। तो बाकी के टॉपिक आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, या यूट्यूब पर कोई भी आप टॉपिक सर्च कर लिया करो, या चैप्टर का नाम लिखकर और मेरा नाम लिख दिया करो, सचिन सर या सचिन एकेडमी, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें डिटेल में चाहिए, पेपर 1 का कोर्स चाहिए, पेपर 2 का चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, और सभी टीचर्स आपको चाहिए, तो आप लोग ये कोर्स ले सकते हो जो मेरे एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर चल रहा है। अगर आप लोग अभी भी कोर्स लेते हो तो आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लोगे एग्जाम तक। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई आपके इन पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के ऊपर बात करेंगे। पोल मैं आपके सामने दे दूंगा, उसके अंदर आप लोग सही गलत का आंसर लगाना, बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो देख रहे हो, कि एक एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है उनको ध्यान से समझ कर करेंगे। अगर आपने सभी को समझ लिया, क्वेश्चन का अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया, तो समझ लीजिए आपकी पेडागोजी बहुत मजबूत हो जाएगी। और इसको आप लोग खुद देखना जब आप लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे, इनफैक्ट आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं, और अपने दोस्त यार के पास भी आप लोग सेंड कर देना, ताकि उनको भी इस प्रकार का मटेरियल अच्छा मिलता रहे। ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्त यार के पास जो भी ये वीडियो है, या जिस भी ग्रुप के अंदर आप लोग रहते हो। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले आपके सामने जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दिए हुए, नेगेटिव आपके सामने दिया हुआ है पैसिव यानी कि निष्क्रिय होना, और पॉजिटिव दिया है आपके सामने एक्टिव यानी कि सक्रिय होना। देखिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं ना, ये आपके बेसिकली जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है 2020 वाली, उस पर आधारित जो आपके बातें कही गई है। पेडागोजी का मीनिंग क्या होता है, शिक्षा शास्त्र का मीनिंग क्या होता है, कि आपको बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे डील करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना होता है, और किसके लिए कर रहे हो आप लोग ये सब बच्चे के लिए कर रहे हो। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली के जो आपके फैक्ट होते हैं, और उसके अलावा जो एनसीएफ से बात ली गई है, मैंने तो आपका जो एनसीएफ 2022 वाला ड्राफ्ट है उसको भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैक्सिमम चीजें पढ़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अनुभव के आधार पर मैं आपकी चीजें बता रहा हूं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को डिटेल से समझना, आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आज की वीडियो को देखने के बाद ही। ठीक है, तो इन्हीं सभी पर आधारित मैं आपको चीजें करा रहा हूं। जैसा आपके सामने दो वर्ड दिए हुए हैं, निष्क्रिय यानी पैसिव जो आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव यानी कि सक्रिय जो आपका एक्टिव होता है। देखिए, पहले क्या कंसेप्ट था, पहले जितनी भी शिक्षा आधारित रहती थी वो आपकी रहती थी टीचर सेंटर्ड हो गए, या अलग अलग सेंटर्ड की बात आती है, टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात होती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर बात होती है चाइल्ड सेंटर्ड की, यानी कि बाल केंद्रित की बात होती है, जहां पर पूरी शिक्षण व्यवस्था बच्चे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहां पर अगर बच्चों को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को अगर आपने एक्टिव माना, सक्रिय माना, बच्चे को एक्टिव आपने माना, या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपने एक्टिव माना, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपने निष्क्रिय माना तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा इसको यहां पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अभिकथन यानी कि अजर्सन दिया है कि अर्थपूर्ण अधिगम। अब ये जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है ना, ये खुद आपका एक पॉजिटिव वर्ड होता है, क्योंकि आज की डेट के अंदर आप लोग जो भी चीज लर्न कर रहे हो वो आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यहां पर सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने आए हो, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके मत जाइए, इसको समझिए, जो भी चीज सीख रहे हो उसके अर्थ को समझिए अच्छी प्रकार से, उसका इंप्लीमेंटेशन कीजिए। तो आज की डेट के अंदर आपको मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, मीनिंगलेस नहीं करनी, या रट्टा नहीं लगाना। तो यहां पर बात हो रही है मीनिंगफुल लर्निंग की, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम की बात हो रही है। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए स्टूडेंट्स को सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव रूप से ज्ञान सर्जन यानी नॉलेज का क्रिएशन करके बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अर्जन क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जन करने के ज्यादा ज्यादा उनको अवसर प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं कि भाई ज्यादा ज्यादा अवसर आपको दे रहा हूं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करो, किसी और दिन प्रैक्टिस कराता हूं, कभी टॉपिक की कराता हूं, कभी क्लास में कराता हूं, फिर आप लोग यहां पर ऑप्शन के अंदर अपना आंसर देते हो। ठीक है, अब इसमें कारण क्या दिया है, रीजन क्या दिया है, कि जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो ज्ञान के निष्क्रिय यानी पैसिव अर्जन की प्रक्रिया है। मैंने क्या बताया, पैसिव की प्रक्रिया नहीं होती, कैसी रहती है, ज्ञान आपका एक्टिव प्रोसेस रहता है। लर्निंग कैसा प्रोसेस है, एक्टिव। अगर मैं एक्टिव होकर नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप लोग एक्टिव होकर नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो एक्टिव होने का जो आपका प्रोसेस रहता है,
लर्निंग होता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दे दिया। तो एक ठीक है, बाकी दूसरा आपका गलत है। तो आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग यहाँ पर थर्ड के साथ, सी के साथ जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है, आपका ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर आपका गलत बनता है। तो आप लोगों ने इसका थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक दिया। तो आई होप आप लोगों ने समझा। चाहे बच्चा हो, चाहे बच्चे से जुड़ी कोई भी बात हो, अगर उसके संदर्भ में एक्टिव होने की बात करी जा रही है तो पॉजिटिव है, और पैसिव की बात करी जा रही है तो आपका नेगेटिव टैगवर्ड माना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, ये बड़ा पॉजिटिव आपका टैग वर्ड है, और ये ज्यादातर जब से चल रहा है, जब से आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको देखने को मिली। हालांकि उससे पहले भी इसके ऊपर खूब चर्चा की गई है, लेकिन शिक्षा नीति ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, और इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना होता है। अभी जो 20 अगस्त का एग्जाम हुआ है, दोनों पेपर 1 पेपर 2 के अंदर दोनों ही पूछे गए, और उससे पहले भी पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। ये आपका वर्ड है समालोचनात्मक चिंतन, जिसको आलोचनात्मक चिंतन या इंग्लिश के अंदर याद करिए आप लोग इसको क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसा चिंतन जिसमें जो बच्चा होता है खुद का तर्क वितर्क करके एक से डिसीजन लेता है। अब यहां पर कोई बात आपने बच्चों को बताई, उसका यहां पर बच्चा फॉलो नहीं करता, कि जो बात उसे बताई वो बात बच्चा यहां पर फॉलो करेगा। बच्चा पहले उस बात को सुनेगा, अपने अनुभव के आधार पर, अपने तथ्यों के आधार पर उस चीज का सही गलत देखेगा कि क्या ये बात सही है, क्या चीज गलत है। जब उसको लगता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, उसके आधार पर फिर वो डिसीजन लेता है। यानी बच्चा यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग का यहां पर यूज करता है, और इस क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि जो आपके केवीएस के स्कूल है, तो केवीएस के जो स्कूल होते हैं, जो इसमें आपकी स्कूल की जो टीचर डायरी बनी होती है, तो उसमें जो बच्चों का जो आकलन होता है ना, वो होता है आपका सीसीटी पर। सी का मतलब होता है आपका क्रिएटिव, सी का मतलब होता है आपका क्रिटिकल, और टी का मतलब होता है आपका थिंकिंग। यानी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में भी जो बच्चों का जो आकलन किया जाएगा वो आपका क्रिएटिव होना चाहिए, और उसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना फोकस आपके किया जा रहा है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर, और क्रिटिकल थिंकिंग जहां पर भी आपको ऑप्शन में दिखे आंख बंद करके आंसर लगा देना, वो आपका हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने कि बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। कौन कौन से अवसर प्रदान किए जाए? पहला है कंटेंट, यानी विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। देखो यहां पर बात आ रही है रोट मेमोराइजेशन की बात आ रही है, तो रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग को मना किया जाता है, अब से नहीं, इससे पहले की भी नीति आई हो या इससे पहले के भी जो आपके करिकुलम आपके सामने देखने को मिले हो। ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन देखते गलत कर देना, ये आपका नेगेटिव है, आगे आने वाला भी है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट के अंदर हमें चीजें समझानी है, इसलिए मैं कह रहा हूं आज की वीडियो समझ जाओ, इसकी रोट लर्निंग मत करना। ठीक है, समझ कर करना, आप लोगों की पेडागोजी की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो कंटेंट के मेमोराइजेशन की कंठस्थीकरण की बात नहीं करता है जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपकी क्या रहती है? इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी रहती है। क्या रहती है? इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी रहती है, यानी कि आपकी सृजनात्मकता, यानी कि रचनात्मकता होती है, जिसमें बच्चे एक से ज्यादा आंसर देते हैं। कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जांपल है। तो जिस ऑप्शन के भी आंसर एक से ज्यादा निकले, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या जानते हो, तो आप बहुत सारे पॉइंट बता दोगे। लेकिन ये अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि भारत का जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को, तो वो हो गया आपका एक आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग तब होगा जब सचिन के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछा जाए, यानी कि इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी देखने को मिले। लेकिन यहां पर रोट मेमोराइजेशन की बात कर दी, रट्टा मारने की बात कर दी, तो ये नहीं होगा। अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण का, अब यहां पर देखिए, अध्यापिका का निष्क्रिय अनुसरण करना है, यानी जो टीचर को इमिटेट करना है, टीचर की कॉपी करनी है, वो भी आपकी पैसिव तरीके से करनी है। अकल चाहिए, तो यहां पर नकल की बात होगी, और नकल भी कही आपके पैसे होकर। ठीक है, अगर स्कूल के टाइम में आप नकल कर रहे हो, एक्टिव नहीं है, तो पकड़े जाओगे। ठीक है, और वहीं पर आपके जो टीचर होंगे आपको पीटा भी होगा नकल करने पर। ठीक है, तो आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि दो आपके नेगेटिव आ गए कि एक तो आपको टीचर का इमिटेशन करने के लिए कह दी, और दूसरी बात पैसिव तरीके से आपकी कह दी। ठीक है, अगला है कि विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर क्या हो रही है, जो जितनी भी अलग अलग प्रकार की जानकारी है, उनका क्या काम करना है आपको? उनकी पुष्टि करनी है कि हाँ ये जानकारी ठीक है या गलत है। जैसे मैंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर कोई बात बच्चों को बताई कि बेटा गंदगी में मत खेलो, इससे आपकी बीमारियां होती है, तो बच्चा खुद उसको ऑब्जर्व करेगा कि बीमारी होती है वाकई में, वैसी करे, और ऑब्जर्व करने के बाद बच्चा डिसीजन लेगा अपने अनुभव के आधार पर, चीजें समझकर कि हाँ गंदगी से बीमारी होती है, तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होगा। तो जो भी जानकारी उसके पास हो उसकी पुष्टि करेगा यहां पर बच्चा, तो इसके अंदर आ जाएगा। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करके, बिल्कुल ठीक बात है, जहां पर भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग में आपकी क्या होती है? रचनात्मकता होती है, एक से ज्यादा आंसर होते हैं, तो यहां पर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। याद रखना, अभी आपका टैग वर्ड आएगा जहां पर भी आपको कन्वर्जेंट, यानी कि आपको अभिसारी चिंतन देखने को मिले। क्या मिले? जहां पर भी आपको अभिसारी चिंतन देखने को मिले। अभिसारी चिंतन के अंदर रचनात्मकता नहीं होगी, क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होता है, तो ये आपका अभिसारी चिंतन होता है, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपके। लेकिन जहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जहां पर क्रिएटिविटी होती है, वो आपका अपसारी चिंतन होता है। सो राइट आंसर आपका थर्ड और फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ वाला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? वेरी गुड, फोर्थ के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, दीदी के साथ आप लोग जा रहे हो। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपने देख लिया कितना महत्वपूर्ण टैग वर्ड है, और आपके एग्जाम में आना होता है।
अगले टैग वर्ड की बात करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने टैग वर्ड, सबसे ज्यादा ये भी शिक्षा नीति के बाद आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले इसका प्रचलन होता था, बट आज की डेट के अंदर जो रचनावाद की बात होती है, जिसमें बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें करनी है, बच्चा ज्ञान का खुद निर्माण करता है, तो वहां पर आपके मानकों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, मानक की जगह नहीं है। मानक क्या होते हैं? मानक होते हैं जिसके आधार पर, मान लीजिए हमें जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर मानक सेट होते थे कि भाई 100 में से जो 32 लाया वो पास, सॉरी 33 वाला और 32 वाला फेल, सीटेट में 150 में से 90 वाला पास और 89 वाला फेल। तो इस प्रकार से मानक बना दिए, और मानकों के आधार पर बच्चों का होता है क्लासिफिकेशन कि ये पास वाला बच्चा है, ये फेल वाला बच्चा है, इसका आईक्यू लेवल बढ़िया है, इसका आईक्यू लेवल आपका खराब है। तो जहां पर भी आपके ऑप्शन में आपको मानक या स्टैंडर्डाइज आपको देखने को मिले, चाहे मानकीकृत परीक्षाएं हो, चाहे मानकीकृत पेपर हो, चाहे मानकीकृत असेसमेंट यानी कि मानकीकृत आपका आकलन हो, कुछ भी मानक आपको दिखे, मानक देखते उसके ऊपर कट लगा देना। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव आज की डेट के अंदर हमें मानकों को पर आधारित आपके किसी भी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, विविध शिक्षार्थियों के समूह में, जैसा आप लोगों अलग अलग आप लोगों का समूह है, शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, यहां पर बात हो रही है आपके किसकी? मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए आप लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हो, सामाजिक आर्थिक तौर पर अलग अलग होते हो, आपकी भाषा अलग अलग है। जब भाषा अलग है तो आप लोगों का कल्चर भी अलग अलग है। तो यहाँ पर किस तरीके से उनके सामने करना चाहिए? पहला आपके सामने दिया हुआ है एक समान और मानकीकृत। मैंने क्या देखा? जहां पर भी मानकीकृत दिखे इसको तो देखते काट दो, और एक समान भी दिखे ये भी आपका गलत माना जाएगा। तो अगर ये आपका मानकीकृत गलत होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव इसके अंदर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? डिफरेंशिएटेड आपके इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हम उनको शिक्षण दे सके। मान लीजिए यहां पर क्लासिफिकेशन हो गया मानकों के अकॉर्डिंग कि 150 में से 190 वाला पास और 89 वाला सीटेट के अंदर फेल। तो यहां पर क्या काम कर दिया? मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो रहा है, कम स्पीड से सीख रहा है, तो यहां पर टीचर क्या काम करेगा? बेटा तुम्हारी सीखने की स्पीड कम है, तुम फेल हो गए थे, चलो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें ये पढ़ो, चलो तुम्हारे ऊपर थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम और लगा दूंगा। और जब बच्चे पास हो गए, आगे के एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनको फिर आगे के एग्जाम की हमें तैयारी करानी है। ठीक है, यानी हर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के मोटिवेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको यहां पर शिक्षण देना होता है। तो आपके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने जाते हैं, और इसका यूज आपको करना चाहिए, ये आपके पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर मानक की बात आ जाए, एक समान की बात आ जाए, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, गलत। अगला है कि एक समान और मानकीकृत आकलन। मैंने कहा जहां मानकीकृत चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे आकलन हो, चाहे पेपर हो, ये कुछ भी अपने साथ लेकर आए ऑप्शन, आप लोग इसको देखते गलत काट दोगे। ठीक है, अगला है कि बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाना। देखो यहां पर बात हो रही है कि यहां पर बच्चों का कर दिया सेपरेशन कर दिया, इसलिए तो मानक आपके बेकार माने जाते हैं। मानक क्या काम करते हैं? बच्चों का सेपरेशन करते हैं। जैसे मैंने बताया 100 में से 33 वाला पास, 32 वाला आपका फेल। ठीक है, तो यहां पर सेग्रेशन कर दिया, पृथक्करण कर दिया, अलगाव कर दिया। जबकि हमें बच्चों का सेपरेशन अलगाव नहीं करना है, हमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अगला है कि कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाना जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करता हो। बिल्कुल ठीक बात है, कक्षा का हमें जो क्लासरूम है इस प्रकार का बनाना है, सभी के लिए समृद्ध हो सके, सभी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम की यहां पर बात हो रही है, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दे सके, डेमोक्रेटिक तरीके से दे सके, ऐसा हमको माहौल बनाना है। तो आपने देखा एक तो मानक यहां आ गया था, ये कट गया था, एक मानक यहां आ गया, ये कट गया, और यहां पर बच्चों को सेपरेशन की सेग्रेशन की बात आ गई, एक ये नेगेटिव आ गया, तीन नेगेटिव दिख गए, चौथा पॉजिटिव है। तो फोर्थ आंसर आपके सामने यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर दे रहे हो। ठीक है, ईमानदारी से जो जो आंसर लगा रहा है वो ठीक दो, और कोई बालों के ऊपर कमेंट नहीं करेगा। जिसने बालों के ऊपर कमेंट करा कसम है उसको यहां पर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे यार नाई ने पता नहीं अच्छी कटिंग निकाली है। ठीक है, सारे बाल काट दिए। अगला क्वेश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पर, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या लिया हुआ है? त्रुटियां यानी जो गलतियां होती है बच्चे की, और जो मिसकंसेप्शन होते हैं यानी कि जो भ्रांतियां होती है। जैसे एक मिसकंसेप्शन मेरा था, जब मैं नाई के पास गया, उसने कहा कि भाई आज ऐसी कटिंग करूंगा आप देखते रह जाओगे। तो मैंने मिसकंसेप्शन बना लिया, यार ये तो अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया ही करेगा। उसने ये वाले काट दिए, जो मेरा मिसकंसेप्शन था ना वो ठीक हो गया। ठीक है, मैं बाद में उसे क्या कहता यार। उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे के जो मिसकंसेप्शन होते हैं, यहाँ पर बात हो रही है आपके छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके माइंड में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। और जो आप लोग बागड़ बिल्ले होते हो, तो आप लोगों के भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि सर सीटेट का एग्जाम कैसे पास होगा, सर सीटेट में 150 में से 150 भी आ जाते हैं क्या सर सीटेट में सीडीपी में वाकई में 30 में से 30 आते, क्या पढ़ना पड़ता है? तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, खासकर छोटे बच्चे के पास मिसकंसेप्शन होते हैं, जिसको सीबीएसई ने माना है कि एक भोली भाली अवधारणाएं होती है। ठीक है, तो इसको आपको क्या मानना है? बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे की जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, जो मेरे नाई ने गलती कर दी, आज के बाद ये उससे ये वाली कटिंग कभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब यहां पर बच्चा जो गलती करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं यहां पर बाल काटने की वाली बात नहीं कर रहा। ठीक है, उसे तो मेरा तोड़ने का मन कर रहा है। बच्चा जो गलती करता है, बच्चे की गलती बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये गलती किसकी है? ये गलती आपके बच्चे की है। तो बच्चे की जो गलतियां होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, उनके चिंतन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। देखो कोई भी बच्चा है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आप लोग बागड़ बिल्ले हो, ठीक है, तो आप लोग जब कोई भी चीज सीखोगे तो सीखने के दौरान गलती हर किसी से होगी। ठीक है, तो गलती होना जो आपका होता है वो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे से क्या गलती हुई है, टीचर को कैसे पता चलेगा, और वो सुधार किस चीज का करेगा। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे कि सर नाई ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती भी तो एक हिस्सा है, वो सीख रहा होगा। अरे भाई सुधार कैसे होगा? मेरे बाल वापस थोड़ी आ जाएंगे, टीचर तो थोड़ी
देर में सुधार देगा, उपचारात्मक शिक्षण इसको दे देगा, मेरे यहाँ नकली बाल थोड़ी लगा देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चे की गलतियों की बात आ रही है, चाहे बच्चे के मिसकंसेप्शन की बात आ रही है, बच्चे से जुड़ी कोई भी चीज आ रही है, वो आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण माननी है, क्योंकि जब तक गलती नहीं करेगी तब तक पता कैसे चलेगा। अब क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अभिकथन यानी कि अजर्सन के नाम से दिया हुआ है। यह दिया है कि स्टूडेंट्स द्वारा की गई गलतियां जो होती है और जो त्रुटियां होती है, वो शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। देखो, पहले जब बच्चा गलती करता था, हम गलती करते थे, हमने जैसी कोई गलती करी, थप्पड़ आके मुंह के ऊपर लगा, या डंडे हाथ में लगने शुरू कर दे, या मुर्गा बना दिया। ठीक है, लड़कियों को मुर्गी मतलब नहीं बनाते थे टीचर, मुर्गे बनते थे। आप बने होंगे, आप लोगों में से बहुत मुर्गे, ये हाथ खड़े कर दिए। आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चा कोई गलती करता है ना, तो बच्चे को कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगी, टेंशन मत ले। कहां गलती करी? अच्छा यहाँ गलती करी है, चलो इसको इस माध्यम से सीखते हैं, चलो आपको दूसरे तरीके से सिखाता हूं। लेकिन हमें ऐसे टीचर नहीं मिले थे, हमें तो टीचर ये देखते थे कि बस एक बार ये गलती करो और इसके ऊपर मैं हाथ साफ करूं या इसके घर वालों को बोल दूं। तो ध्यान रखना, अगर बच्चा किसी प्रकार की गलती कर रहा है ना, तो वो उसकी असफलता को नहीं दर्शाती, बल्कि उसकी सफलता के मार्ग में ही एक आपका प्रोसेस होती है। तो हम लोग जो इतनी पिटाई हम लोगों ने मार झेली है, वो बेफालतू में सभी ने हाथ चमका दिए अपने, ठीक है, गलतियों के ऊपर। तो ये तो आपको क्या असफलता को दर्शाती है, तो अजर्सन यानी आपका गलत हो गया। तर्क इसमें दिया है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी तो बच्चों ना, आप में खुद में सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ये तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। इसके कहने का मतलब है आप लोग बेवकूफ हो, आप लोग गधे हो, आप में कोई क्षमता है ही नहीं, वो तो मैं निर्देश दे रहा हूं, मेरी वजह से आप लोगों का भला हो रहा है, वरना तुम्हारा कुछ नहीं होनेगा। ठीक है, ऐसी बात ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो क्या ये वाली बात आपके लिए ठीक कह रहा है? आप कहोगे सर हमें कैसे बोल सकता है ऐसी बात, गलत है बात। ठीक है, तो अपने के ऊपर आई तो आपने इसे गलत मान दिया। ठीक उसी प्रकार से छोटे बच्चों के लिए आपको गलत मानना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उसमें सीखने की क्षमता होती है। क्या होती है? हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। तो ये आपका दोनों ही गलत है, तो आप लोग लगा सकते हो ए और आर दोनों गलत है। तो चौथे का आपका चौथा आंसर यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। तो समझ गए, बच्चे की गलतियों को आपको महत्वपूर्ण मानना है, लेकिन औरों की गलतियों को महत्वपूर्ण नहीं मानना। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टैगवर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये रहा अगले वाला जो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, हाँ भाई दीदी के साथ आप लोग जा रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला आपके सामने दिया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए, नेगेटिव आपको दिया हुआ है रिगिड, यानी कि कठोर चीजें सीख रहा है, और सीखने के दौरान मान लीजिए वो चीज उसको समझ में नहीं आई, तो एज ए टीचर मुझे क्या काम करना चाहिए? कुछ नए तरीकों का यूज करना चाहिए ना, कुछ नए नए टीएलएम का यूज करना चाहिए ना। ठीक है, तो इस प्रकार के अपने मेथड्स के अंदर मैं चेंज करूंगा ना। या ठीक उसी प्रकार से जो पहले के टीचर रहते थे, अबे तू किसकी औलाद है भाई? ठीक है, अच्छा फलानी की औलाद है, वो तो खुद अनपढ़ है, तू भी अनपढ़ रह गया। ठीक है, इस प्रकार की अगर जो बात में, ठीक है, टीचर के साथ साथ में जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, तो वो भी किस प्रकार का रहता था? वो भी आपका रिगिड रहता था, कठोर रहता था। हमें नहीं फर्क कि बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है, बाहर में जाए बच्चा, हम तो अपने सिलेबस को इन मानकों के अकॉर्डिंग रखेंगे। इनको पास कर लिया, इनको उत्तीर्ण हो गया बच्चा, तो हम बच्चों को मानेंगे बच्चा काबिल है। तो ये बात होती थी, कठोरता की बात होती थी, रिगिडिटी की बात होती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर हमें जितनी भी चीजें अप्लाई करनी है, उसके अंदर आपको लचीलापन रखना है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। ठीक है, यानी अगर कोई बच्चा चीजें समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, 10 तरीके से तुझे समझाऊंगा, नए नए मेथड से समझाऊंगा। करिकुलम को इस प्रकार सेट करना है ताकि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम हो। जैसा आपने देखा होगा आज की डेट के अंदर रचनावाद के ऊपर बात चलती है, चाहे आप लोगों ने पियाजे पढ़ाओ, वाइगोस की पढ़ाओ, तो इनके सिद्धांत से जो आपके रूल निकले, वो आपका एजुकेशन के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन जिनका होता है, वो इसी बात को कहता है। इस पर आधारित आपको दिया हुआ है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय परिविधियों के बारे में, यानी जो उसकी पेडागोजिकल व्यू होता है या उसके टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसके बारे में किस प्रकृति का उसको होना चाहिए। क्या उसको दृढ़ यानी कि जड़ होना चाहिए, रिगिड होना चाहिए? जैसे मैंने कहा यार मेरा समझा हुआ बच्चा समझ नहीं रहा, ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे बच्चे के अंदर दिक्कत है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप में से कोई क्वेश्चन पूछे, सर मेरी ये समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कहूंगा कि बाहर में चला जा। मुझे क्या मतलब, अरे सारे बच्चों को समझ में आता है, तेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या काम कर दिया? रिगिडिटी का काम कर दिया, जड़ बन गया, मैं कठोर बन गया कि तुम्हारे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं बनना। तो ये क्या होता है? ये आपका नेगेटिव होता है। इनफ्लेक्सिबल की बात हो रही है, जबकि मैंने क्या कहा? उसको होना चाहिए फ्लेक्सिबल, यानी यहां पर बात कर दी इनफ्लेक्सिबल की, तो ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। यहां पर बात होगी आपके फ्लेक्सिबल की बात होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। अनजान नहीं बनना, ठीक है, इग्नोर नहीं करना बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को, ये भी आपका नेगेटिव है। अगर मान लीजिए आपको चीज समझ में नहीं आ रही और एक बच्चा हर क्लास में पूछता जा रहा है, सर ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया, टीचर इग्नोर कर रहा है, ठीक है, कब पता नहीं ये खत्म होगा स्कूल का टाइम और इसको मैं भगाऊंगा या क्लास के टाइम खत्म होने पर। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लचीलापन यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का भाई आंसर ये पॉजिटिव आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हो तो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो आंसर जो आपका रहेगा वो आपका नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग पहचान लेना, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अगले के ऊपर बात करते हैं। अगला आपके सामने नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है आपके सामने, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। कौन सा दिया हुआ है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से क्या होता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से बढ़ती है रोट लर्निंग। क्या बढ़ती है? इसके माध्यम से बढ़ती है रोट लर्निंग। अब देखो इसके माध्यम से कैसे बढ़ती है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे
स्कूल में पढ़ने के बाद जो टीचर होता था, तो टीचर हमको देता था होमवर्क, ठीक है। टीचर हमको देता था होमवर्क कि भाई आज मैंने तुम्हें एडिशन यानी जोड़ के बारे में बता दिया, लो 20 सवाल तुम्हें दे दिए और अब ये घर से करके लाना तुम एडिशन के, ठीक है। तो टीचर इस प्रकार से हमें होमवर्क देता था, ठीक है। और होमवर्क नहीं करके लाते थे तो फिर वापस पनिशमेंट देता था कि अच्छा तू होमवर्क करके नहीं लाया, तो वहीं पर वो पिटाई कर देता था। जबकि पिटाई आज की डेट में हम बच्चों को पनिशमेंट किसी भी प्रकार का नहीं दे सकते। तो जब बच्चा ये होमवर्क करके लाता था घर से, सेम क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करता था, तो वो इस चीज को बढ़ावा देता था, आपके रोट लर्निंग को बढ़ावा देता था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर चीजों को फिर रटने लग जाता था, समझता नहीं था इतने का। अगर हम वापरनावादी कक्षा में, यानी बात हो रही है आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है, क्योंकि आज की डेट के अंदर जितनी भी चीजें है वो आपके रचनावाद के ऊपर, कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर बात होती है, चाहे आपका जो एनसीएफ भी था, ठीक है, वो इसके ऊपर आपका आधारित रहता है। तो इसमें जो आपका अर्थपूर्ण सीखना है, यानी यहां पर बात हो रही है मीनिंगफुल लर्निंग की। देखो दो दो पॉजिटिव आगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है और मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। तो इसमें किस प्रकार का होगा, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। एक ने इन्होंने चैट करा है, उसके ऊपर देखे क्या है। गुड इवनिंग सर, सर मैंने कल क्लास परचेज की हूँ लेकिन गलती से पेपर 2 परचेज हो गया, मुझे पेपर 1 लेना है, प्लीज सर चेंज कर दीजिए। अंशु, इतनी गलतियां करते हो, पेपर 1 पेपर 2 लेने के अंदर ही आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। आप टीम के पास मैसेज करना, आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। मैंने एक टीम इसी काम के लिए लगा रखी है, ठीक है। छोटे बच्चों से भी ज्यादा गलती करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपका कोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण सीखने के बारे में क्या है। पहला, जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। देखिए एनसीएफ 2005 ने भी इस बात को कह दिया था कि हमें इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचना है, यानी इंफॉर्मेशन को नॉलेज ना माना जाए। हाँ, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में जो कन्वर्ट कर दे वो कौन होता है, टीचर, जिसको एक फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता, सुगमकर्ता के नाम से जिसको जाना जाता था। तो यहाँ पर जानकारी का हमें स्टोर नहीं करना, उसका भंडारण नहीं करना, ना उसका रिट्रीवल करना, ठीक है, ना उसका यूज करना, ये आपका नेगेटिव है। दूसरा आपके सामने दिया हुआ है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। किसके डिस्कवरी मेथड की बात आ जाए, डिस्कवरी लर्निंग की बात आ जाए और आपस में इंटरेक्शन की बात आ जाएगी, वहां पर बच्चा सबसे अच्छे तरीके से मीनिंगफुल लर्निंग पर कर पाएगा। और आपकी रचनावाद क्लासरूम का एक बढ़िया एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो आजकल होमवर्क दिए जाते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, ये बच्चों को देने की बजाय आप लोग उसको कुछ खोजपूर्ण करने वाला तरीका दीजिए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट लगे सीखने के दौरान, घर जाके कुछ वो एक्टिविटी कर सके और उसके माध्यम से सीख सके। सो राइट आंसर आपका सेकंड है। तुम्हारे नाना तो बहुत ही धीमे। मत लगाना, आज की डेट के अंदर जितने भी ऑप्शन है ना, इन ऑप्शन को नहीं चढ़ेंगे, यहां से आपकी पैडागोजी मजबूत होगी। अगला है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। देखिए मैंने बताया पनिशमेंट की बात, आपके आर्टिकल नंबर 17 राइट टू एजुकेशन बिल्कुल मना करता है, धारा 17 के अंदर कि बच्चों को आप किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही शारीरिक, जो डंडों से तोड़ देते, थप्पड़ टीचर मारते थे, मुक्के भी मारते थे कई तो, ठीक है, और ना ही मौखिक रूप से तुम गधे हो क्या, तुम पागल हो क्या, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मतलब बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको किसी भी प्रकार की सजा नहीं देनी, और आपको जो इनाम है ना, बच्चों को इनाम यानी कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी आपको नहीं देने। आप कहते हैं सर इनाम तो मिलने चाहिए, हम तो इनाम के हकदार है, अगर हमने अच्छा एग्जाम में कुछ करा तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। देखिए अगर आप कंटिन्यूअसली रूप से किसी को रिवार्ड दे रहे, इनाम दे रहे हो, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी खास अचीवमेंट के ऊपर बच्चों के नाम देंगे ना, वो आपका बहुत इफेक्टिव माना जाएगा। जैसे आप हर क्वेश्चन के बाद आंसर दे रहे हो, मैं कहूंगा वाह क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये आपका कंटिन्यूअस रिवार्ड हो गया, यानी लगातार रिवार्ड हो गया, जो आपका नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन एक किसी खास अचीवमेंट पर पार्सली अगर मैं कोई आपको इनाम देता आगे 150 उस पर मैंने आपको इनाम उसे आपकी मोटिवेशनल स्टोरी करवाई, ठीक है, तो वो इनाम आपका अच्छा माना जाता है, यानी जो पार्सल होता है कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। सो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। यहां पर बात होगी आपके ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात आ गई। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस अभी मैंने आपको बताया, ये आपका नेगेटिव होता है, रोट लर्निंग को बढ़ाता है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दोनों एक साथ में दिए हुए। देखिए ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, ठीक है। सर हेल्प मी, साइंस की क्लास कल क्यों नहीं है यूट्यूब के ऊपर। भाई वो साइंस वाले टीचर ने 2 दिन साइंस की क्लास ली और साइंस की क्लास के दौरान उनके जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी तरफ से कुछ गलती से कुछ दब गया था, तो उनकी क्लास चलती चलती बीच में ही बंद होगी। सोशल साइंस की क्लास अच्छी तरीके से चली थी, ठीक है, जो आपकी सैटरडे संडे को सोशल साइंस और साइंस चलेगी। तो मैंने साइंस वाले सर जो है उनका टेक्निकल जो काम है वो पूरा ठीक करवा दिया है। अगले हफ्ते से उनकी सैटरडे संडे को सही से उनकी क्लास चलेगी, ठीक है। वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी साइंस की क्लास बीच में बंद हो गई थी, ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते से उनकी बिल्कुल प्रॉपर चलेगी, ठीक है। अब देखिए अगले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर हम लोग यहां पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है आपके सेग्रेगेशन की बात हो रही है। मैं क्या सोच से अलगाव नहीं करना, पृथक्करण नहीं करना, ठीक है, कि अरे भाई ये पढ़ने वाले बच्चे इनको अलग कर दो, ये निकम्मे बच्चे इनको अलग कर दो। ऐसे स्कूल में करते थे ना, स्कूल के टीचर क्या कहते थे, ये निकम्मा है इनके साथ मत रहा। अरे कोई बात नहीं, निकम्मों के भी साथ रह ले, क्योंकि आज की डेट के अंदर जो हमें इंप्लीमेंट करनी है चीजें, हमें सभी बच्चों को समान रूप से एजुकेशन देनी है, कोई भेदभाव किसी के बीच में नहीं करना। जैसे टीचर हमारे साथ करते थे, इन निकम्मों के साथ मत रहिए तुझे भी बिगाड़ देंगे, ठीक है, कहते थे ना ऐसे टीचर। और उसके साथ में आपको उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं लगाना। जैसे अभी मैंने कहा कि निकम्मों के साथ मत रहना, निकम्मे बोल देते थे, या कह देते थे कि तुम तो पढ़ने के अंदर कमजोर हो, इस प्रकार का लेबल नहीं लगाना। या फिर कह देंगे कि तुम तो गरीब घर से आते हो, ठीक है, इस प्रकार का लेबल नहीं लगाना। किसी भी सामाजिक आर्थिक तौर पर या बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसको लेबल आपको नहीं देना है, ठीक है। या टीचर तो गाली भी देते थे बहुत से स्कूल के अंदर, ठीक है, कि ये क्या आता है, बेवकूफ, गधा, निकम्मा, और एक दो एक्स्ट्रा देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के लेबल आपको बच्चों को नहीं लगाना है। सोचकर देखो, अगर हमें कोई लेबल देगा तो हमें कितना बुरा लगेगा, ठीक है।
आपको क्या करना है, आपको सभी बच्चों को समान मानना है, समान एजुकेशन देनी है, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं करना है किसी भी प्रकार का, सभी संसाधन उनको एक साथ प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, तो ये आपको इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, यानी कि समावेशी शिक्षा कहती है। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ कि आपको जब आप स्कूल में पढ़ते थे क्या क्या नाम से आपको लेबल दिए हुए थे, फिर मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या लेबल मिला हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने सारे टीचर का एक एक लेबल लगाया हुआ था, उनके सभी के नाम मैंने निकाले हुए थे। ठीक है देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसके ऊपर बात करते हैं। और इतना मुझे पता है आप लोगों ने भी नहीं कुछ ना कुछ अपने टीचर का नाम जरूर निकाला होगा। ठीक है, उनके भी नाम बताओ क्या क्या निकाला है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्ष वातावरण पैदा करना चाहिए, जो क्लासरूम का एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, जरा उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला आपके सामने यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन कि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करने के लिए, यानी जो डाइवर्सिटी होती है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको पोषित करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, इसको पोषित करने के लिए भाई आपका होता है। तो पहला आपके यहाँ बिल्कुल ठीक जा रहा है। जो विविधता है जिसका एग्जांपल आप लोग हो, सबसे बढ़िया आप लोग विविधता का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो, तो इस चीज को नर्चर करना है, इसको पोषित करना है। ठीक है, इसको आपको हमेशा एक संसाधन के रूप में मानना है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना है। ठीक है, संसाधन के रूप में आपको इसको मानना है। तो ये तो आपका पॉजिटिव है। तो ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जहां विविधताओं को सम्मान मिले, विविधताओं को संसाधन के रूप में माने। दूसरा इसने दिया रूढ़िवादी। ठीक है, यानी यहां पर बात हो रही है आपके किसकी, स्टीरियोटाइप की बात होती है। देखो आपको किसी भी प्रकार का स्टीरियोटाइप नहीं रखना एज ए टीचर, ना ही जेंडर स्टीरियोटाइप रखना है, जहां पर मेल और फीमेल के बीच में आप जो रूढ़िवाद धारणाएं चलती आ रही है उसको फॉलो करेंगे कि लड़कियां जो मैथ्स के अंदर कमजोर होती है, लड़के जो है वो ताकतवर होते हैं, लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां बेवकूफ होती है, लड़के जो निकम्मे होते हैं, मतलब इस प्रकार के नहीं रखने। तो आपको किसी भी प्रकार का स्टीरियोटाइप नहीं रखना है एज ए टीचर। और दूसरी बात, आपको बच्चों को किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं देना। ये रही ना लेबल, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से बाइस या स्टीरियोटाइप और साथ में लेबलिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगला कहता है योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करें। देखिए एक आपके सामने होता है एंटिटी बिलीफ होता है, और एक होता है आपके सामने एंटिटी व्यू होता है। क्या होता है, एंटिटी व्यू की बात करी जाती है। देखो एंटिटी व्यू का मतलब होता है जब हम किसी एक काम को करने का हमारा सिर्फ एक ही व्यू होता है, एक ही तरीका होता है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, और तैयारी के दौरान मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई और अब आपको शादी करनी है। ठीक है, और शादी करने के बाद आपका सिर्फ एक व्यू बनाया हुआ है कि मैं तो बस उसी से शादी करूंगा जो दहेज अच्छा देगा या मैं तो उसी से शादी करूंगा जो खूबसूरत बहुत होगी। तो आपने एक एंटिटी व्यू बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चा भी एक एंटिटी व्यू बना लेता है कि भाई मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन एंटिटी व्यू आपको नहीं बढ़ाना, इसकी जगह आपको प्रोग्रेसिव व्यू रखना है। कैसा व्यू रखना है, आपको प्रोग्रेसिव व्यू रखना है। अरे क्या पता कोई लड़की ऐसी भी हो जो मतलब बहुत पढ़ी लिखी भी हो और जो घर को संभाल भी सके, जो बहुत सुंदर भी हो और मतलब इस प्रकार की हो, तो आपको प्रोग्रेसिव सोच रखनी है ना, या खाली एंटिटी व्यू रखोगे, एंटिटी व्यू नहीं रखना। लेकिन यहां पर बात हो रही है आपके एंटिटी बिलीफ की बात हो रही है कि खुद पर आपको इतना यकीन है कि हाँ मैं किसी काम को कर सकता हूं। तो यहां पर खुद के बिलीफ की, खुद के विश्वास की बात हो रही है, ना कि व्यू की बात हो रही है। तो अगर एंटिटी व्यू हो जाता है तो नेगेटिव है, एंटिटी बिलीफ हो रहा है तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, योग्यता के बारे में नहीं, एंटिटी बिलीफ है ना, सत्य धारणा है भाई, एंटिटी बिलीफ को वो नहीं करना, पोषित नहीं करना। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आपका काउंट हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। मैं खुद ही एंटिटी बिलीफ और व्यू के अंदर बोल गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देना। आपको बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार के कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना है। जैसा आपके घर वाले आपके बीच में कंपटीशन रखते हैं, तेरा नंबर कब आएगा, तेरी जॉब कब लगेगी, देख फलाने की लग गई, तेरी अभी तक नहीं लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों के बीच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं रखना है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे घर वाले खुद ये कंपटीशन करते थे कि देख राम स्वरूप का फर्स्ट आ गया, तू अभी भी नहीं आया, देखो लड़की होकर फर्स्ट आ गई, देखो वहां पर क्या किया, जेंडर स्टीरियोटाइप कि वो लड़की होकर फर्स्ट आ गई और तुम अभी तक नहीं आए। अरे वो आ गई तो आ गई, हम क्या करें इस बात में। ठीक है, सो राइट आंसर आपका किसके अंदर से बैठ रहा है, राइट आंसर आपका समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पैदा करने चाहिए। देखो यार फर्स्ट और थर्ड में आप लोगों ने बिल्कुल जो कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, सर जी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी, प्लीज हेल्प मी। क्या क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड के साथ जो आप लोग यहाँ पर जा रहे हो तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट के साथ जियो। ठीक है, क्योंकि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करता है, अभी मैंने बताया जो आपके संसाधन के रूप में इसको माना जाता है। सो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, A to Z. टीटेट एग्जाम पहली बार दे रहा हूँ, आपका यूट्यूब क्लास कर लिया है, इससे निकल जाएगा या नोट से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास आपकी पूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मतलब आपको नोट या खुद का एनसीईआरटी पढ़नी होती है, कभी बैच की जरूरत होती है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो खुद से, उससे हो जाएगा, या प्रीवियस ईयर आपके पास हो, अगर वो चीज नहीं है तो आप लोग बैच वगैरह के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों में किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन आपको नहीं रखना है। हाँ, एक और सुपर चैट कितनी भेज रहे हो यार, सुपर चैट बिना ऐसी सुपर चैट के भेज दिया करो, मेरी नजर पड़ जाती है। अगला आपके सामने नेगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड आपके सामने। ठीक है, इसको ऊपर नजर डालते हैं, मेरा दिमाग फिर बढ़ जाता है आपके सुपर चैट के चक्कर में। ठीक है, हाँ ठीक है, अगले को ऊपर नजर डालते हैं। नेगेटिव आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर व्याख्यान मेथड दिया हुआ है, लेक्चर मेथड दिया हुआ है। देखिए जो लेक्चर मेथड होता है वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, और जबकि आज की डेट के अंदर जो हमें यूज करना है वो करना है आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज करना है। तो लेक्चर मेथड के अंदर जो एक्टिव रहता है वो टीचर रहता है। क्या रहता है, टीचर एक्टिव रहता है। और टीचर क्या काम करता है, वही आपका जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड की बात बताई, जो पहले आपका ये मेथड यूज होता था जहां पर टीचर को ही मेन सेंटर में रखा जाता था, वो अपना लेक्चर दे रहा है और अपने ज्ञान को बच्चों के अंदर डालता जा रहा है। बट आज की डेट के अंदर बच्चा एक्टिव है और बच्चा एक्टिव होकर अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, जिसके बारे में रचनावाद के अंदर आपकी बात कही गई। ठीक है,
तो लेक्चर मेथड आपका यूज नहीं होगा, और छोटी क्लास के लिए तो वैसे भी आपका यूज नहीं होता जो आपका लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, अब जरा अगले के ऊपर बात कर लेते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अभिकथन यानी कि अजर्सन आपको दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में यानी प्राइमरी क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का यूज करना चाहिए। मैंने कहा छोटी क्लासरूम में तो व्याख्यान लेक्चर मेथड यूज नहीं हो सकता, छोटी क्लास में तो जितना हो सके बच्चों का प्ले वे मेथड के माध्यम से बताइए, खेलकूद के माध्यम से। ठीक है, डिस्कवरी मेथड का आप लोग यूज कीजिए, इंक्वायरी मेथड का यूज कीजिए, ये मेथड आपका यूज नहीं होगा। तर्क इसमें दिया है, रीजन दिया है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग का प्रोसेस रहता है, सबसे ज्यादा तब प्रभावी होता है जब वो है निष्क्रिय श्रवण। यहां पर देखो किसकी बात हो रही है, पैसिव लिसनिंग की बात हो रही है, यानी जो आप लोग सुन रहे हो ना, निष्क्रिय होकर सुन रहे हो। इसका कहने का मतलब है आप लोग यहाँ पर वीडियो तो मेरी देख रहे हो और वीडियो की आवाज कम करके आप लोग मान लीजिए दूसरे फोन में गाना सुन रहे हो या कमेंट बॉक्स में आपस में चैट कर रहे हो। ठीक है, इस प्रकार की बात आपके लिए कह रहा है, इसके द्वारा की जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होगी अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे और देखने के साथ साथ अच्छी प्रकार से सुनोगे जो मैं बातें कह रहा हूं, जो मैं बातें इसके साथ में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके गलत है। ठीक है, क्या है, दोनों ही गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी का आंसर की 2 दिन के बाद मैं कहूंगा। आज मेरी एप्लीकेशन में क्लास थी, मैंने बच्चों का फीडबैक लिया है, टीचर्स की तरफ से भी फीडबैक लिया है, उसके बाद एक कुछ सटीक आंसर की आ पाएगी अपनी तरफ से, ऐसे में तुक्के नहीं लगाता। ठीक है, तो 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर एक प्रॉपर एनालिसिस में आपको करा दूंगा बीपीएससी वाला का। अगली आपके सामने नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, पनिशमेंट यानी दंड, सजा या बच्चे में किसी प्रकार का भय। अगर तुमने सही से मेरी क्लास नहीं पढ़ी ना, तुम फेल हो जाओगे, दुनिया तुम्हें कुछ नहीं पूछेगी। अगर मान लो मैंने आपसे ये वाली बात कह दी तो क्या करोगे, डर जाओगे, और यार ऐसे कैसे होगा। ठीक है, बताओ सर जी, हाथ जोड़ रहे, क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों को आपको ये डर नहीं दिखाना, बच्चों को आपको किसी प्रकार का डर इस प्रकार से नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखी, मुझे आज भी ध्यान है। मतलब एक हमने शरारत कर दी थी अपने कोचिंग के अंदर, तो वहां की टीचर ने कहा था कि बस तुम मुझे इस वाले सब्जेक्ट में पास होकर दिखा देना, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं मान जाऊंगा, हाँ भी तुम भी कुछ नाम की कोई चीज हो, मैं ज्यादा नंबर लेकर आया। ठीक है, और वो सही से बोलते भी नहीं है मेरे से क्योंकि यार स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सब अपने ज्यादातर बदमाश टाइप ही रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हम साथ के साथ पढ़ते भी थे। ठीक है, तो मैंने अपने टीचर को वापस फियर के अंदर डाल दिया, डर के अंदर डाल दिया। आज भी सही से मुझसे मिलते हैं तो आंख से आंख नहीं मिलाते। ठीक है, और हमें किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी। अब उस टाइम पर मैं बड़ा था, अगर छोटा होता तो वही हाथों को तोड़ देते या मुर्गा बना देते। सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है जब लड़कियों के सामने हाथ खड़े करवाते थे या मुर्गा, मतलब मैं तो मुर्गा बना दी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, छोटे बच्चों को आपको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है। अगर आपने ये कोशिश करी तो आपके ऊपर आर्टिकल 17 मैंने आपको बताया पनिशमेंट हो जाएगी, अधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई कर दोगे। उंगली भी ऐसे नहीं दिखा सकते बच्चों को जैसे मैं दिखा रहा हूं ना तुम्हें तो ये आपका नेगेटिव है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, बच्चे किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। यहां पर बात हो रही है इफेक्टिवली कब सीखते हैं। पहला, विषय वस्तु को रटकर याद करना। देखो किसकी बात आ गई, रटने की बात आ गई, रोट मेमोराइजेशन की बात आ गई। तो रोट मेमोराइजेशन क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। दूसरा आपके सामने दिया हुआ है, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है, जो आसपास में लोग रहते हैं उनसे जब इंटरेक्ट करके सीखेगा तो उसके द्वारा सबसे इफेक्टिव तरीके से सीखता है। तो ये आपका पॉजिटिव है। एनसीएफ 2005 का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाइए। बच्चों को अगर आप टेक्स्ट बुक दे रहे हो जिसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा हुआ है कि बच्चे की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें रहेंगी वो लोकल फ्लेवर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जो कंटेंट होना चाहिए उनके लोकल चीजों से संबंधित होना चाहिए, वास्तविक जीवन से कनेक्टेड होने वाला होना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दंड के भय से, ठीक है, ये हम लोग डरते थे। मनी व्यू का पर्सनल लोन है ना, गेट अप टू रुपीज। कि अगर हम होमवर्क करके नहीं गए तो कल हमारे टीचर ने हमारी टांग तोड़ देनी है, तो डर की वजह से हम प्रभावशाली तरीके से सीखते थे पहले के टाइम में। लेकिन आज की डेट के अंदर आपको दंड के भय से ये नहीं करना, ये आपका नेगेटिव माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चर्चा उठती है इसके ऊपर, ये मतलब एक मीटिंग भी हुई थी टीचर्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मांग उठाई गई कि हम बच्चों को ठीक अपनी अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, यानी यहाँ पर बात हो रही है पैसिव लिसनिंग की बात हो रही है। मैंने बताया पैसिव लिसनिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्टिव होकर आपको सुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का सेकंड आंसर सही हो जाएगा, जब आपस में इंटरेक्ट करके सीखेगा लोकल चीजों से। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोगों ने अपने टीचर का क्या क्या नाम रखा था, ठीक है, और टीचर ने आपका क्या नाम रखा था, जरा बताओ भाई। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का है। नेगेटिव आपके सामने लिखा हुआ है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, और पॉजिटिव आपके सामने लिखा हुआ है समानुभूति, ठीक है, यानी कि एम्पैथी। देखिए दोनों के अंदर मीनिंग समझिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 10 प्रकार की लाइफ स्किल दी हुई है, उसमें से एक लाइफ स्किल के अंदर ये भी आपकी मानी जाती है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, यानी जीवन को जीने के आपके कौशल है। और खासकर यहां पर बात आ जाती है, अगर दिव्यांग बच्चों की बात आ जाती है तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो आपके टैग वर्ड है। ठीक है, और WHO ने भी लाइफ स्किल के अंदर इनको माना हुआ है। देखिए ध्यान से समझना, एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी। सहानुभूति का मतलब होता है जब हमें किसी के प्रति दया प्रकट हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के दौरान मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लग रही, आप परेशान हो, सर जी बहुत परेशान चल रहा है, ठीक है, जॉब नहीं लग रही, घर वाले ताना देते हैं, तो इस प्रकार से मैं आपके लिए सहानुभूति रख रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है, सही से चल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, उसके प्रति हम सहानुभूति रखते हैं। ठीक है, क्या अरे बेचारा, ठीक है, बेचारे वाली फीलिंग आती है, अरे बेचारा सही से चल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। बट आपको ध्यान रखना, आपको किसी भी बच्चे के प्रति सहानुभूति नहीं रखनी। अब क्या होगा
सर आपको हमारे प्रति सहानुभूति है, नहीं मुझे तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं है, ठीक है। रुक जाओ भाई, उल्टा सीधा बोलने से पहले पूरी बात सुनो। सहानुभूति से ज्यादा मुझे आप लोगों के लिए समानुभूति है, इंपैथी है। अब कहोगे ये क्या बवाल है? ये बवाल है कि जैसे इमोशन, जैसा आप लोग फील करो सेम उसी प्रकार की फीलिंग को अगर मैं भी फील करूंगा, जो चीज आप फील कर रहे हो उसी फील को सामने वाला भी फील करता है। मान लीजिए आप किसी बात पर परेशान है, तो अगर मैं भी आपके लिए परेशान हूं तो मैं आपके लिए समानुभूति रख रहा हूं। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के सामने मान लीजिए 2 साल के बच्चे तक में इंपैथी की भावना आ जाती है। छोटे बच्चों के सामने अगर उसकी मम्मी रो रही है, उसके पापा परेशान है, बच्चा भी परेशान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से टीचर को भी अपने बच्चों के प्रति समानुभूति रखनी चाहिए। अगर बच्चा परेशान है टीचर परेशान रहेगा, बच्चा रो रहा है टीचर रोएगा। तो इस प्रकार का रिलेशन टीचर स्टूडेंट का होना चाहिए। तो टीचर के हमेशा सहानुभूति ना रखकर उनके प्रति समानुभूति रखनी है, इंपैथी रखनी है, कि जैसी फीलिंग वो अपने अंदर ले रहे हैं, जैसी भावना से गुजर रहे हैं, उसी भावना को सामने वाला भी जब समझे तो आपकी समानुभूति होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? पहला समानुभूति, इंपैथी का बिल्कुल ठीक बात है, इंपैथी का यहां पर होना चाहिए। देखभाल करने का बिल्कुल ठीक बात है, अपने बच्चे की तरह यहां पर देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अपने बच्चे की तरह देखभाल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा करता हूं। आपने कहा कि सर थोड़ा सा सोशल साइंस का करा दो, मैंने कहा चलो ठीक है, टीचर का टाइम में निकालता हूं सैटरडे संडे को आपके लिए कराता हूं। तो ऑनलाइन माध्यम से जितनी आपकी देखभाल हो सकती है उतनी मैं यहां पर आपके लिए कर रहा हूं। उसके अलावा प्रामाणिकता बिल्कुल ठीक बात है, जेन्युइन होना चाहिए। देखिए आप लोग कभी एक बात करना, चाहे आप लोग इससे पहले जो पढ़कर पास हुए, जिनको ऑलरेडी जॉब लगी हुई है पहले से भी, कभी भी आप मेरे बारे में एक चीज हमेशा सुनोगे कि वो टीचर जो है सचिन सर वो जेन्युइन है, ठीक है। अब क्या होगा सर अपने मुंह से तारीफ करो, हाँ भी कर रहा हूं क्योंकि देखिए मेरा सिंपल सा एक बात है, यूट्यूब पर आने का सिंपल सा एक ही मतलब था कि अगर कोई भी चीज को कर रहे हो और उसके प्रति आप जेन्युइन नहीं हो, ठीक है, फेक बन के दिखा रहे हो, तो कुछ समय के बाद आप पैसे तो कमा लोगे, नाम भी कमा लोगे, लेकिन डूब जाओगे। चाहे पैसा कम कमाइए, नाम कम कमाइए, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए और आप दूसरे के प्रति वफादार होने चाहिए। अगर बच्चे आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपसे पढ़ रहे हैं, तो आपके प्रति वफादारी होनी चाहिए। तो एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है जेन्युइन हो, ठीक है, वो फेक ना बने जो टीचर होता है कि यहां पर कुछ और दिखा रहा है और पीठ पीछे पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, ठीक है। अगला आपके सामने असहिष्णु नहीं, इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर इंटॉलरेंस होना चाहिए, ओ टॉलरेंस यहां पर होना चाहिए। तो एक जो टीचर के अंदर गुण होता है, मान लीजिए आपको चीज समझ में नहीं आ रही, कोई यहां पर बच्चा क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछ रहा है और मैंने क्या कह दी, बुला गला इसको, ठीक है, 2-3 उसके अंदर मार दिया, उसको उल्टा सीधा यहां पर कुछ भी बोल दिया, तो इंटॉलरेंस नहीं होता है टीचर, टॉलरेंस उसके अंदर होना चाहिए, पेशेंस टीचर के अंदर होना चाहिए। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ आप जा रहे हो, बिल्कुल थर्ड आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके टैग वर्ड पर आधारित, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं, जो आपका नेक्स्ट वाला है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पॉजिटिव के अंदर ये कुछ मेथड दिए हुए, जैसा आपका डिस्कवरी मेथड है, डिस्कवरी लर्निंग आप इसको कह सकते हो। देखो दो अलग अलग चीजें होती है, एक होता है आपका डिस्कवरी मेथड होता है, एक होता है आपका डिस्कवरी मेथड होता है, ठीक है। डिस्कवरी मेथड यानी कि खोजपूर्ण आपका जो विधि होती है, ठीक है, यानी कि अन्वेषण विधि कहते हैं, और एक होती है डिस्कवरी लर्निंग होती है, इसको जेरोम ब्रूनर ने दिया था 1960 में, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। आपको सिंपल से एक बात समझनी है, आपको समझना है जब भी डिस्कवर की बात आ जाएगी, खोजपूर्ण तरीके की बात आ जाएगी, वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। अब मैंने कहा कि बच्चों को आपको कोई होमवर्क नहीं देना, बच्चों को कोई आपको असाइनमेंट नहीं देना। अगर होमवर्क और बच्चों को असाइनमेंट नहीं देने हैं तो क्या देना है? उसको डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से पढ़ाओ, जिसके बारे में शिक्षा नीति 2020 में बात करी है, उससे पहले भी बात करी है, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि बच्चों को आप कोई ऐसा काम दीजिए जिसमें बच्चा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करे, कि बेटा चलो एक काम करो, जानवर के बारे में 5 जानवर के बारे में पता करके लाना जो उसको आपके आसपास के परिवेश में दिखते हो। तो बच्चा घर जाएगा, आसपास में देखेगा डॉगी है, भैंस है, गाय है, या 2-3 और बकरी देख लेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा बच्चा, और ऑब्जर्व करने के बाद देखेगा वो कैसे खाती है, कैसे आवाज निकालते हैं, ठीक है, किस प्रकार की उनकी एक्टिविटी रहती है। तो बच्चे ने एक तो एक्टिविटी के अंदर अपने आप को एंगेज किया, खुद यहां पर एक्टिव होकर सीख रहा है, और इसलिए ये सब चीज आपके डिस्कवरी यानी खोजपूर्ण के अंदर आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज की डेट के अंदर हमें इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, और इन चीजों को तो हमें यहां पर खत्म करने की ओर बढ़ते जाना है, ठीक है। उसके साथ में आपका डिस्कशन यानी कि चर्चा करना, इसके बारे में भी शिक्षा नीति ने इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी है। देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओ, भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ना पेडागोजी समझ में आएगी, ना पेपर निकलेगा। सबसे बढ़िया तरीका डिस्कशन करना। अब ऑनलाइन माध्यम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम डिस्कशन नहीं कर पाते, बट जितना भी पॉसिबल होता है हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि डिस्कशन करने से बहुत सारी चीजें खुलती है। आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हो, नई नई चीजें बताते हो। बच्चा जब डिस्कस आपसे करेगा, बच्चे के भी कुछ छोटे मोटे अनुभव निकलेंगे, ठीक है, तो आप उनको क्लासरूम में लेकर आओगे उनके अनुभव को। तो इसलिए चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो आपके मेथड होते हैं ये आपके हमेशा पॉजिटिव के अंदर काउंट होते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ने बाद सीधे उसका आंसर दे रहे हैं। पहले समझ लीजिए जो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए ना, तो आप ये जितने आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन है ना, इससे जुड़े जितने दुनिया भर के क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर जाओगे। तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग चीजें समझिए। क्वेश्चन आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है, मीनिंगफुल लर्निंग को कौन सी प्रक्रिया बढ़ावा देती है? पहला, अन्वेषण और चर्चा करना, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्कशन एंड डिस्कवरी अभी मैंने ऊपर बताया, ये आपका बढ़ावा देती है। कंडीशनिंग बढ़ावा नहीं देती, नेगेटिव है। स्टैंडर्ड आ गया भाई आपका, मानकीकृत आ गया और लेकर आया आपके मूल्यांकन को, तू कुछ भी लेकर आ जा, सचिन सर ने बताया तेरे ऊपर कांटे ही मारना है, यानी तू नेगेटिव है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव है। तो देखो 3 नेगेटिव हो गए और ये आपका पॉजिटिव है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है, ठीक है।
चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। सर आप क्या लिखा है? सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, कोई देरी नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब कुछ बच्चे, मतलब इतनी लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और इतना मतलब इंडिया के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ता हुआ मिलेगा सीटेट का, वो अपने पास ही मिलेगा। तो एक दो बच्चा ऐसा भी आता है जिसको जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, वरना 99% बच्चे कहते हैं कि सर डिटेल में समझाया करो। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के बारे में। देखिए नेगेटिव, इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन गए रोट मेमोराइजेशन की बात आ गई। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन यानी कि रटना याद करने आपके नेगेटिव आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं रटो मत। अगर आज की वीडियो के अंदर आपने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देख लिया ना, कितने भी क्वेश्चन आपके आज तक सीटेट के एग्जाम में पूछे गए बहुत कम टाइम में और सटीक आंसर आप लोग लगाओगे। ठीक है, इसलिए रटने की जगह आपको क्या काम करना है? रटने की जगह आपको समझना है। ये आपका पॉजिटिव है, शिक्षा नीति 2020 ने क्लियर कह दिया। इससे पहले भी जो आपकी बात हो रही है कि हमें बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। यही बात सीबीएसई वालों ने आप लोगों के लिए कह दी, सीटेट वालों के लिए। जब आपका पेपर ऑनलाइन हुआ था उससे पहले एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला, उस नोटिस के अंदर उन्होंने ये वाली बात कही कि जो आपका क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा। और उन्होंने फिर आपके कुछ एग्जाम्पलर दिए थे कि देखो ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आप क्वेश्चन में उन्होंने वाइगोत्स्की का क्वेश्चन दिया हुआ था और वाइगोत्स्की की स्पीच पूछी थी, जो इनर स्पीच होती है, जो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भाषा को बोला जाता है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इनर स्पीच का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है या वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी स्पीच दी। अब उन्होंने इस इनर स्पीच के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। अब जिस बच्चों ने चीजें समझी है सीटेट के एग्जाम के अंदर, वो पास कर जाते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं। और जो सिर्फ याद करते हैं वो याद करने वाले रह जाते हैं। कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए, चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव जरूरी है। अब जरा बदलाव के ऊपर हम लोग एक एक करके नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से बदलाव है। ठीक है सर, पोल लेट आ रहा है भाई, पोल लेट जल्दी दे देने। ठीक है, पहला है कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। जी नहीं, यहां पर आ रही है आपके समेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होता है। तो समेटिव असेसमेंट को कम करने की बात करी जा रही है, फॉर्मेटिव को बढ़ाने की बात करी जा रही है। ये कई बार मैं आपको अपनी क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर कैसा होनी चाहिए? समेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। और इसमें नेगेटिव कौन सा असेसमेंट है? समेटिव आपका नेगेटिव असेसमेंट है और फॉर्मेटिव आपका पॉजिटिव असेसमेंट है। ठीक है, अगला है कि कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात कर रहा है कि रोट मेमोराइजेशन से, यानी जो आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की ओर जाना है, यानी कि आपके पॉजिटिव की ओर जाना है। पहले वाला आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था और ये आपका कौन सा जा रहा है? ओ सॉरी, पॉजिटिव, मैं भी क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था, ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। कि हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है, कि हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी है, हमें क्या काम करनी है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, चीजें समझनी है। सो राइट आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। अगला है खोज अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। जी नहीं, हमें लेक्चर मेथड मैंने क्या बताया था? नेगेटिव आपका, और डिस्कवरी मेथड क्या था आपका? पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है ना। ठीक है, अगला आपके सामने दिया हुआ है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। मैंने बताया जो आपका स्टैंडर्डाइज होता है वो क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है, और जो आपका फ्लेक्सिबल होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है। ठीक है, सो राइट आंसर आपका सेकंड है, जो आपका बिल्कुल ठीक बैठा है, वरना सारे अपोजिट यहां पर दिए हुए। ठीक है, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। देखिए अगला आपके सामने इस क्वेश्चन के आधार पर ही ये आपके सामने टैग वर्ड दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है, यहां पर आपके सामने नेगेटिव वर्ड है, या तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड हो, सिलेबस सेंटर्ड हो, फलाना सेंटर्ड हो, ढिकाना सेंटर्ड हो, कुछ भी सेंटर्ड हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक सेंटर्ड याद करना है, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित। आपको सेंटर में किसको मानना है? बच्चे को। सारी चीजें किसके लिए करनी है? बच्चे के लिए करनी है। ठीक है, सबसे बड़ा ताकत इस दुनिया के अंदर कौन सा? बच्चा। मतलब अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, ठीक है, बच्चे से जुड़ा कोई भी ऑप्शन अगर आपको नेगेटिव लग रहा हो, ठीक है, तो उसको देखते गलत काट देना। तो आपको सारी चीजें किसके रखनी पड़ती रखनी है? बच्चों को रखनी है। और सेंटर में कौन रहेगा आपका? हमेशा बच्चा रहेगा, सारी शिक्षण व्यवस्था के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पर आधारित क्या दिया हुआ है देखिए, प्रिंट प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। बता कौन मदद करता है? देखो मानकीकृत आ गया, इस बार पाठ्यक्रम लेकर आया अपने साथ, लेकर आ जा बेटा तो कुछ भी। ठीक है, दूसरा परीक्षा केंद्रित उपागम। मैंने कहा चाहे परीक्षा केंद्रित हो, सिलेबस केंद्रित हो, अलाना फलाना ढिकाना केंद्रित हो, कुछ भी केंद्रित हो, नेगेटिव है, हमें सिर्फ एक केंद्रित रखना है। अगला है कि अनियमित समय सारणी, यानी जो टाइम टेबल यहां पर होना चाहिए वो इनफ्लेक्सिबल की बात कर दी, जबकि मैं क्या कहता हूं? फ्लेक्सिबल आपका पॉजिटिव होता है, इनफ्लेक्सिबल आपका नेगेटिव होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी जो टाइम टेबल होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि पीडीएफ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो उसको दोबारा से ठीक करवाने के लिए दिया। मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाएगा कि कोई इवेंट है जहां पर बच्चे बहुत कम मतलब आते हैं, किसी कोई फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो लोकल के अंदर होते हैं, बच्चे नहीं आते, तो जिस दिन आपकी क्लासरूम में बच्चे ज्यादा नहीं आए तो आप कोई ऐसा चैप्टर कराइए या किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करिए ताकि जब अगले दिन बच्चे आए तो उनको भी आप शुरुआत से चीजें समझा सके। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको कैसा बनाना पड़ता है? फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, लचीलापन बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी थोड़ी गलती है, अगर त्योहार में गए तो गए, इनका ही नुकसान है, मेरा नुकसान थोड़ी है। ये वाली अप्रोच आपको माइंड के अंदर नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव बचा। क्या पॉजिटिव? लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी की बात हो रही है, सिर्फ बाल केंद्रित पेडागोजी की बात हो रही है। सो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर, यानी दीदी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फोर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो। ठीक है, देखिए अगले के ऊपर बात करते हैं। ये तो अभी आपके 20 अगस्त वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है,
इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेगेटिव इसमें दिया हुआ है आपके सामने, डी कंटेक्चुअल दिया हुआ है, गैर संदर्भित की बात होती है, गैर संदर्भित बोल दो, असंदर्भित बोल दो, कुछ ही बोल दो। और एक सामने पॉजिटिव दिया हुआ है कंटेक्चुअल यानी कि संदर्भित। अब इसका संदर्भित का मतलब है कि आप बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो उनके संदर्भ के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है, उनसे कनेक्ट करके पढ़ाओ, रियल लाइफ के एग्जांपल देकर उनको पढ़ाओ, ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हो उसी से संबंधित होनी चाहिए जो आपका शिक्षण है, ये नहीं कि आपने कुछ और समझा दिया उनको, ठीक है, और चैप्टर या पढ़ा कुछ और रहे हो। तो ये आपको डीकंटेक्चुअलाइजेशन नहीं करना, ये आपका नेगेटिव होता है। आपको हमेशा संदर्भित के अकॉर्डिंग चीजें करानी है, कंटेक्चुअलाइजेशन की आपको बात करनी है, ठीक है, जब भी आपका लर्निंग प्रोसेस होगा। अब यहां पर बात दिया हुआ है अधिगम, यानी जो लर्निंग होती है किस प्रकार का होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड कंटेक्चुअलाइजेशन। मैंने कहा मीनिंगफुल क्या होता है, मीनिंगफुल आपका पॉजिटिव होता है, कंटेक्चुअलाइजेशन ये भी आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए, ठीक है, तो आंसर ये सही है आपका। देखो दूसरा है डीकंटेक्चुअलाइजेशन, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। मीनिंगफुल लर्निंग आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गए, नेगेटिव बन गया आपका। मीनिंगफुल लर्निंग आपका पॉजिटिव है, डीकंटेक्चुअलाइजेशन अरे घुमा के दे रहा है, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया। अगला है कि कंटेक्चुअलाइजेशन एंड आपका मीनिंगलेस। देखो ध्यान से देखना, यहां पर मीनिंगलेस की बात कर दी, जबकि आपको जो लर्निंग होती है वो कैसे करनी होती है, मीनिंगफुल करनी होती है। लर्निंग कैसे करनी है, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण करनी है, आपको समझनी है चीजें, ठीक है। मीनिंगलेस आपको नहीं करनी, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका पहला ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों भैया आपके पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक, तो समझिए आप लोग कंटेक्चुअलाइजेशन या डीकंटेक्चुअलाइजेशन की जो बात करता है। अगले आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड यहां पर ये दिए हुए। पहला आपके सामने नेगेटिव है डिस्करेज, यानी कि हतोत्साहित करना, ठीक है। हतोत्साहित कैसे करना कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, तुम लोगों अगर सही से नहीं पढ़ोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी उल्टी सीधी जाएंगे, शादी कर देंगे, तुम्हें ठेले की दुकान पर लगवा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपका अगर मोरल को डाउन कर दूं तो आप लोग क्या हो जाओगे, आप हतोत्साहित हो जाओगे, डिस्करेज हो जाओगे कि यार हमारा तो नाश हो गया, हमें हमारा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे ये चीज अप्लाई करनी चाहिए, या मैं आपको एनकरेज करूं, प्रोत्साहित करूं कि कोई बात नहीं बेटा पढ़ो आप लोग, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो आपका एग्जाम भी पास होगा, ठीक है, आपको जॉब भी लगेगी, कोई बात नहीं। अगर कोई ताने दे रहा है कोई बात नहीं, अगर मैं इस आपको एनकरेज कर रहा हूं, अगर आपकी पॉजिटिव चीजों के लिए एनकरेज कर रहा हूं, तो आपका ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो आपको बच्चा या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपको डिस्करेज यानी कि उसको हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा उसको आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है, ठीक है। नेगेटिव चीजों को एनकरेज मत करना। मान लीजिए अगर बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, क्लास में बच्चा सिगरेट पी रहा है, कोई बात नहीं बेटा और सिगरेट पी, उसको और ज्यादा एनकरेज कर, अच्छी चीजों को एनकरेज करना है। मैंने कहा बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी बात को जो अच्छी बात है उसको एनकरेज करना है, ठीक है। कभी क्या और बेटा पी, एक काम कर मेरे लिए भी एक गोल्ड फ्लैग लेकर आ जाना, ठीक है, ये वाला काम मत करना। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अधिगम को सुसाधित करने के हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, विषय वस्तु यानी जो कंटेंट होता है उसको विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना। देखो यहां पर बात हो रही है डिस्कनेक्ट की बात हो रही है कि उनके सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। यार अलग रख दिया तो बच्चा फिर कैसे सीखेगा, तो ये तो आपको वैसे ही नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगला है जो संप्रत्या मानचित्र होता है, यानी यहां पर बात हो रही है आपके कंसेप्ट मैप की बात हो रही है। देखिए जो कंसेप्ट मैप होता है, कंसेप्ट मैप होता है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होता है, ये रहा आपका मैप, वो माइंड, ठीक है, ये रहा आपका माइंड, ठीक है, जैसा भी आलू जैसा जो भी आपको दिख रहा है, इस माइंड के अंदर आप लोगों ने छोटे छोटे कंसेप्ट बनाए हुए, ठीक है, छोटे छोटे आप लोगों ने कंसेप्ट बनाए हुए। कोई सीटेट से संबंधित है, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया सिगरेट का, तो कुछ लोगों के माइंड में सिगरेट की बात आ गई होगी, कुछ लोग दो चार सट्टे भी मारते होंगे या किसी को ला के भी देते होंगे, तो माइंड के अंदर वो भी आप लोगों ने कंसेप्ट बनाए हुए। उसके अलावा आपके पैसे के कंसेप्ट है, इधर उधर के सारे कंसेप्ट है, ये सभी छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों ने बनाए हुए। छोटे बच्चे के माइंड में इस प्रकार के कंसेप्ट बनाने को आपको एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि बच्चा अपने माइंड के अंदर और कंसेप्ट बना सके और इसमें आपस में इंटरकनेक्ट कर सके, जोड़ सके कंसेप्ट को आपको। लेकिन इसको डिस्करेज करने की बात कही हुई है, जबकि कंसेप्ट मैप को आपको बढ़ावा देना चाहिए, इसने डिस्करेज की बात कर दी तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव चीज को डिस्करेज की बात कर रहा है, जबकि इसको आपको एनकरेज करना चाहिए कंसेप्ट मैप को, ठीक है। पर्सनल लोन मतलब मनी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। देखो यहां पर बात होगी कंपटीशन, तो कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात कर दी, कंपटीशन को एनकरेज करने की बात कर दी। मैंने कहा किसी भी पॉजिटिव चीज को आपको एनकरेज करना है, नेगेटिव चीज को एनकरेज नहीं करना। बच्चों के बीच में कंपटीशन कराना है, एनकरेज नहीं करना। अभी मैंने बताया बच्चा किसी गलत आदत का शिकार होता है, एनकरेज नहीं करना, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चीज है उसको एनकरेज करना चाहिए, जैसे यहां पर कंसेप्ट मैप था इसको एनकरेज करना चाहिए था, ना कि कंपटीशन प्रतिस्पर्धा को आपको एनकरेज करना है। उच्च स्तरीय अगर यहां पर चिंतन कौशल की बात आ जाती ना, उच्च स्तरीय आपके चिंतन कौशल की बात आ जाती, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात आ जाती, अगर इसको प्रोत्साहित करने की बात आती तो ये आपका सही हो जाता, क्योंकि बच्चे के अंदर हमें इस प्रकार के उच्च स्तर के चिंतन कौशल विकसित करनी चाहिए, ठीक है। आपके सीबीएसई के स्कूल में भी आपके यही चलते हैं। नेगेटिव इसलिए बन गया क्योंकि कंपटीशन की बात होगी, तो अब कह रहा है सर हमें कंपटीशन नहीं करना, नहीं करना, किसी से भी मत करा करो, खुद से भी मत करा करो। कुछ कहते हैं ना कि मेरा कंपटीशन तो खुद से ही है, क्या जरूरत है खुद से कंपटीशन की, चलने दो लाइफ को जैसे भी है, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करनी चाहिए। देखो यहां पर उनको अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है, ठीक है, क्या देने की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है, ताकि बच्चा अपने ज्ञान को क्रिएट कर सके, नॉलेज को क्रिएट कर सके। तो यहां पर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी यहां पर देनी चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। सो राइट आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। किसके साथ जा रहे हो आप लोग, आप जा रहे हो दीदी के साथ जा रहे हो, ठीक है। सर नोट्स कैसे मिलेंगे, भाई नोट्स मेरी एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। आप लोग जितने भी पूरे देश भर के अंदर, ठीक है, कहीं पर कोई प्रिंटिंग मशीन लगा कर रहा है, कोई फेसबुक पर यूट्यूब पर
यूट्यूब पर चैनल बना के इधर उधर से कर रहा है, वो सब फेक है। मेरा नाम का इस्तेमाल करते हैं, मेरा सिर्फ यही यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं पढ़ाता हूँ, और जो मेरी एप्लीकेशन है सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहीं पर नोट्स, क्लास, सब चीज, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही मिलते हैं। उसके अलावा कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, समझ जाना वो फेक आपका, ठीक है, क्योंकि मेरे नाम से पता नहीं दुनिया भर के अंदर कितनी चीजें खुली हुई है, ठीक। अगला आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड सबसे ज्यादा आपके मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, और ध्यान से देखना क्योंकि ये कभी कभी आपके वैसे भी आ जाता है, पेडागोजिकल क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये आपके सामने कलन विधि, कौन सी विधि है, आपका एल्गोरिथम मेथड यानी कि कलन विधि, और ये आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों होता है, नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म करती है, यानी कि समस्या के समाधान के सिर्फ एक ही पक्ष की बात करती है कलन विधि, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको कई बार देता हूं। हमें बच्चों को एडिशन बताना है, एडिशन सिखाना है, और हमने बच्चों को कहा कि बेटा 26 प्लस 47 इनको जोड़ो, तो बच्चे ने जोड़ दिया 4 2 6, 6 और 7 13, बच्चे ने ऐसे जोड़ दिया, तो टीचर तभी आके गलत इसको काटेगा, काट लगाएगा या उसको पनिशमेंट देगा। तो ये आपको नहीं करना है। अब कहोगे सर गलत को नहीं करना, नहीं, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि बच्चा अगर किसी प्रकार की गलती कर रहा है तो उसको करने दो, क्योंकि गलतियां खुद आपकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। अगर बच्चा इस प्रकार से गलती कर रहा है तो बच्चे ने खुद कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करी ना, जबकि टीचर आके यहाँ पर इसको गलत काटा मारता है और फिर एल्गोरिथम मेथड का यूज करता है कि बेटा इधर से नहीं जोड़ते, इधर से जोड़ते हैं, फिर कैरी का एक 1 लेंगे, फिर यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी को तो खत्म कर दिया टीचर ने। जब तक बच्चा गलतियां नहीं करता रहेगा सीखेगा कैसे, तो बच्चों को गलतियां करने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक। ये एल्गोरिथम मेथड इसलिए आपका नेगेटिव माना जाता है। इसके अंदर आपका पॉजिटिव माना जाता है आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जिसके आपकी बात एनसीएफ 2005 में कही हुई है कि बच्चों को आप सबसे ज्यादा उनके अंदर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है। देखिए आपने पढ़ा होगा जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, उन्होंने 8 प्रकार की, मतलब बुद्धि तो ज्यादा प्रकार की बताई है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो उसमें एक बुद्धि होती है स्पेशल इंटेलिजेंस, ये बुद्धि आपने पढ़ी हार्वर्ड गार्डनर की। स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, आदमी अमूर्त तथ्यों के आधार पर कुछ ना कुछ अपने कंसेप्ट निकालता है या कुछ ना कुछ तथ्य निकालता है। जैसे अभी मैं आपके सामने सट गया, तो आपके सामने मैं कैसा हूं, अमूर्त तथ्य, मेरा हाथ दिख रहा है, नहीं अब नहीं दिख रहा तो अमूर्त तथ्य आपके सामने, और इसके आधार पर आप चिंतन कर रहे हो कि सर हट गए साइड में, आज तो सर ने कुछ ग्रीन टाइप का पहना है, सर जी के बाल भी छोटे हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लिख दो 2-4 वैसी झूठ बोल दो, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए, ठीक है, बड़े टेंशन में चल रहे छोटे वालों से, ठीक। तो आपने क्या काम करा, अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करा। उसी प्रकार से छोटे बच्चों को भी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है, यानी ऐसी समझ को बढ़ावा देना है जहां पर बच्चा अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन कर सके, क्योंकि जो आपका बेसिकली मैथमेटिक्स का जो नेचर होता है वो होता है लॉजिकल होता है, यानी कि तार्किक होता है। अमूर्त तथ्य इसके अंदर होते हैं आपके। अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ 8 + 16 कितने हो गए, तो आप अमूर्त तत्वों के आधार पर आंसर निकाल दोगे। यहां पर कॉन्क्रीट शेप में आपको नहीं दिखेगा, मूर्त अवस्था में नहीं दिखेगा, अमूर्त में दिखेगा, ठीक है। सो आपको एनसीएफ 2005 ने इसको ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही है। आप क्वेश्चन यहां पर पढ़ लेते हैं, जो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हम लोगों के गुरुजी तो गलत होने पर कूट देते थे, हमारे वाले भी ऐसे मारते थे। एक मैडम थी भाई, ऐसा थप्पड़ मारती थी कान से खून निकाल देती थी, ठीक है, बहुत खतरनाक मैडम थी, ठीक। ये देखते हैं क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित किया गया है, सबसे कम फोकस किस पे किया गया। बात यहां पर प्राइमरी वाले बच्चों के लिए आ रही है, ठीक है। देखिए पहला है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर। देखो जो मैथमेटिकल वोकैब होती है ना, गणित की जो शब्दावली होती है उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, इस पर आपका पॉजिटिव होता है। दूसरा दिक स्थान संबंधी समझ, ये जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसका हिंदी में नाम है दिक स्थान समझ जो होती है, ठीक है, ये रहा आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा आपको बढ़ावा देना, ये भी आपका पॉजिटिव है। अगला आपके सामने है कि प्रतिमानों या प्रतिरूपों की पहचान करना, यानी जो पैटर्न्स होता है, तो पैटर्न की आपको पहचान करनी है। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में शुरू हो जाते हैं और कई क्लास तक आपके पैटर्न चलते रहते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके पैटर्न होते हैं। इस पर आधारित मैथ्स के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी में क्वेश्चन आता है और आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी पैटर्न बना दूं 2 4 6 8, अब बताओ आगे क्या आएगा, बच्चा बता देगा 10। तो मैंने इस प्रकार का पैटर्न बना दिया, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है कई क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसकी पहचान करनी चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव की समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग करना चाहिए। कैसा यूज करना चाहिए, एल्गोरिथम मेथड का यूज करना चाहिए, और एल्गोरिथम मेथड कलन विधि क्या होती है, नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और पूछा क्या, सबसे कम केंद्रित किस पर होना चाहिए, तो सबसे कम केंद्रित इस पर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म करती है। राइट आंसर आपका, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सर आपकी मैरिज हो गई है, हाँ भाई मेरी मैरिज हो गई है, मेरी 10 घर वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट टैग वर्ड के ऊपर बात करते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट वाला, ठीक है। अगले की बात करते हैं, ठीक। बस यार दिवाली ब्रेक पे घर आया हूँ, सोचा तुझसे मिलता हुआ जाऊं। ब्रेक पे? कैसा ब्रेक? हाँ जॉब कर रहा हूँ ना। अगला आपके सामने पॉजिटिव है समता, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा समानता। समानता यानी यहां पर बात होती है आपके इक्वलिटी की बात होती है, बात होती है इक्वलिटी की। और एक होता है आपका समता यानी कि इक्विटी। देखिए जो आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो बात करता है कि सभी बच्चों को, आपको आप सिंपल समझिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, कि सभी को समान शिक्षा देने की बात करता है, कोई भेदभाव की बात नहीं करता। लेकिन जहां पर बच्चों को सभी को समान संसाधन दिए जाए, वो होता है आपका समानता। क्या होता है, वो होता है आपका समानता होता है, ठीक है। इतने सारे क्यों हंस रहे हो ठीक है। तो ये होता है आपका समानता होता है, यानी हमें बच्चों को, जो जैसा आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपको समान संसाधन दे रहा हूँ, सभी के लिए समान क्लास है, किसी के साथ कोई भेदभाव तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी को समान क्लास यहाँ पर मिल रही है।
अब यहां पर इससे भी बढ़िया होता है आपका समता, यहां पर को संसाधन देते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा कम स्पीड से पढ़ते होंगे, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होगा, तो उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं कि भाई काम करिए, आप लोग पेड कोर्स ले सकते हो, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी टीचर्स और मैं वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, एकांत में पढ़ सकते हो। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने क्या काम करा, अलग से संसाधन दे दिए उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी क्षमता कम थी, या किसी बच्चे को टॉप करना है कि नहीं मुझे तो टॉप करना है, पास होकर काम नहीं चलाना, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है कोर्स आप लोग ले सकते हो। तो दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा समता, इक्विटी की बात होती है, जहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसको संसाधन देकर उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करी जाए, वो अपने गोल को अचीव कर सके, वो होता है क्षमता। लेकिन हमने जहां पर बच्चों को समान संसाधन दे दिए, चाहे बच्चा गोल को अचीव करे या ना करे उसको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हमने तो उसको समान संसाधन दे दिए ना, ठीक है। तो दोनों में से जो आपका बेस्ट होता है वो आपका समता होता है, ये भी ठीक होता है लेकिन बेस्ट ही होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि क्लास में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे हमारी क्लास है, विविधता है यहाँ पर क्लास के अंदर, तो किस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, समरूपता, एक रूप जैसा, यूनिफॉर्मिटी की बात करता है जी नहीं। अगर मान लीजिए आप लोगों में से कोई बच्चे पढ़ाकू है, कोई बच्चे डफर है, कोई बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा है, कम है, जो भी कुछ है, अगर मैं सभी को एक प्रकार से शिक्षण दूंगा ना तो आपका इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, समरूपता के अकॉर्डिंग नहीं देना, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। समानता, इक्विलिटी की बात करता है, बिल्कुल ठीक बात है, इक्विलिटी की होनी चाहिए, लेकिन इससे भी बेस्ट हो जाएगा आपका समता, ठीक है। यार ये मानक क्यों आ गया, मानक को तो देखते ये नेगेटिव, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, जो आपका थर्ड है, ठीक है। वैसा आपका जैसे समानता और समता इसके अंदर दिया हुआ है, आप लोग इनको दोनों को भी एक बार को ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके राइट टू एजुकेशन के अंदर इनकी बात कही गई है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर। लेकिन अगर इसमें बेस्ट की बात करी जाए तो आपका इक्विटी होता है, लेकिन दोनों वैसे होते ही आपके ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट की ओर, अगला देखिए आपको क्या कहता है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला आपके सामने पॉजिटिव दिया हुआ है, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील। देखिए आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें होती है, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें होती है, खासकर आप लोगों ने ईवीएस सोशल साइंस देखा होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात एनसीईआरटी फोकस करता है कि बच्चों को आपको सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है। सेंसिटिव किसके प्रति बनाना है, जेंडर के प्रति, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना कर सके। एनवायरमेंट के प्रति, एनवायरमेंट में मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर हो गए, ठीक है, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है। अपनी क्लासरूम के प्रति, अपने जो टीचर है, टीचर को बच्चे के प्रति सेंसिटिव बनाना है, तो संवेदनशील होना बच्चों को बहुत जरूरी है, ठीक है। हर चीज के बारे में संवेदनशील होना जरूरी है, सेंसिटिव होना जरूरी है, ठीक है। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन क्या है, ये हमेशा आपका ज्यादातर पॉजिटिव रहता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीख लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे शुरुआत में जो बच्चा चीजें सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है, तो मातृभाषा किसके माध्यम से सीखता है, मातृभाषा बच्चा सीखता है अपना नाइकी के जूते बिकते नहीं हैं, लोग खरीदने के लिए आते हैं। एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल के मोबाइल फोन्स, लोग लाइन लगा लगा कर अनुकरण के माध्यम से, कॉपी करके सीखता है। कैसे सीखता है, अनुकरण यानी कि कॉपी करके मातृभाषा सीखता है। आपने देखा होगा आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे की अगर मैं मातृभाषा की बात कर रहा हूं तो सबसे संवेदनशील चरण, सबसे जो सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, तो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है। तो सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड किसके अंदर कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श भाषा बोलनी चाहिए, आदर्श व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपको क्या काम करता है, अनुकरण करता है, आपकी नकल करता है। इसलिए बड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड आपका अर्ली चाइल्डहुड माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो एनवायरमेंट के फैक्टर है उनके साथ प्रभाव करते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी फैमिली से भाषा सीख रहा है तो एक एनवायरमेंट का फैक्टर है। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा, यार देखो ये तो पहले आपके सामने पॉजिटिव है, देखकर आपने बता दिया होगा, सेंसिटिव अवधि के नाम से जाना जाएगा। आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, सर मैं आपकी डेली से वीडियो देखता हूँ, ठीक है भाई, लाइव डेली सेव दोनों देखा करो आप लोग, ठीक। अगला आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है। देखिए इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए, क्योंकि हम सिर्फ एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं दे रहे, सारे ऑप्शन को नहीं छोड़ रहे। उसके अंदर एक आया था आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आया था समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मैंने कहा था जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद मैं आपका असेसमेंट करूंगा, बताओ भाई ये क्लास के अंदर आपके कितने नंबर आए। समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, अभी मान लीजिए मैं आपका आकलन करूं कि मुझे बताओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कौन सा असेसमेंट को बढ़ाने की बात करी है और कौन से को घटाने की बात करिए, बताओ जल्दी से आंसर। अब आप लोग इसका आंसर बताओगे, सही गलत जो भी बताए, लेकिन मुझे पता लग जाएगा कि आपको बात पता है या नहीं पता है। तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता है, ये आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, इसमें बच्चों का किसी भी प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ गए। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में, हमारी क्लासरूम कैसी है, इफेक्टिव है ना, और टीचर आप लोगों का कैसा है, ये इफेक्टिव है नहीं है, ठीक है, अरे गधे बोल दो प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। जैसे अभी मैंने प्रयोग करा, बताओ एनईपी 2020 ने किसको घटाने की किसको बढ़ाने की बात करी, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, बताओ। देखो दो तो आपके मूल्यांकन मानक 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 गया भाड़ में, ठीक है, तो इसको उड़ा दो। यहाँ पर कोई मानक नाम का आदमी होगा, बेचारे की बहुत झंड हो जाएगी, ठीक है। अब बात है आपके फॉर्मेटिव और समेटिव बचे। अब किसकी बात यहां पर हो रही है, कौन सा इफेक्टिव माना जाएगा, कौन सा क्रिएटिव माना जाएगा, फॉर्मेटिव आपका माना जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, और पॉजिटिव का भाई आंसर पॉजिटिव यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए फॉर एवरेज, ए फॉर एप्पल,
ठीक है, ए फॉर अंडा, ए फॉर अमरूद, ए फॉर और जो जितने भी सारे, ठीक है। चलो आगे देखो, पता नहीं कैसे कैसे नाम निकालते हो। अगला देखो स्क्रीन पर। अब यहाँ पर बच्चे से संबंधित किसी भी चीज को आपको इग्नोर नहीं करना। जैसे भी एक बच्चे ने लिखा था यहाँ पर ए फॉर, जो भी लिखा है एप्पल अंगूर जो भी लिखा, तो मैंने इग्नोर नहीं करा, कर ऑप्शन पढ़ लिया कि हाँ भाई बहुत सही, ठीक है, ए फॉर ऐसे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर, तू भी कुछ ना कुछ, तो उसकी जगह मैंने इग्नोर नहीं करा उसको। अगर इग्नोर कर दिया तो आपका नेगेटिव है। और मैंने क्या कहा, अपॉर्चुनिटी दी बच्चे को कि बता ए फॉर एप्पल और क्या क्या होगा। मैंने भी 2-4 बता दिए, एप्पल, अंडा, अमरूद, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है आप लोग बताइए। इन्होंने कहा था ए फॉर एवरेज, ठीक है। तो अब आपको इग्नोर नहीं करना बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को, हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देने, और अवसर भी उसको हमेशा ध्यान रखना जो पॉजिटिव चीज होगी उसमें अवसर उसको देना है, ठीक है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, ये रहा अभिकथन और अजर्सन के नाम से। एक टीचर द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जो उनका परिवेश है उसकी अनदेखी कर दे। मान लीजिए छोटा बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है जहां पर भैंस होती है, गाय बकरी होती है, हम उससे जानवरों के बारे में पूछ रहे हैं, तो बच्चा वही तो जानवर बचाएगा जो उसके रियल लाइफ के अंदर होते हैं, वास्तविक जीवन के अंदर होते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं ये गाय भैंस बकरी मत बता, कुछ और जानवर बता, ठीक है, बता एक सिंग वाला गैंडा बता, या कुछ और ऐसे जानवर पूछ रहे हैं जिनके बारे में बच्चा जानता ही नहीं है। आपको बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को क्या नहीं करना, अनदेखा नहीं करना, ना उसके परिवेश को, ना बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को, ठीक है। अब इसमें तर्क ये दिया है, ये तो गलत हो गया कि स्कूल में अधिगम जो होता है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। जी नहीं, अलग करके नहीं होनी चाहिए, उनकी वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके होना चाहिए। आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही भाई साहब आपके क्या है, दोनों ही भाई साहब आपके गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके नेक्स्ट की ओर, हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई दीदी है, फोर्थ आंसर आपने लगाया, डील आपने लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया। अगला आपके सामने पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है, रचनावाद की बात हो रही है, संरचनावाद की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके ऊपर आज की डेट के अंदर सारी बातें चल रही है, जहां पर बच्चा अपने ज्ञान को क्या काम करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है, अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है। और कैसे करता है, एक्टिव होकर करता है, सक्रिय होकर करता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद होता है, जिसके बारे में आपके प्याजी भाई को उसकी वगैरह बात करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रचनावाद आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को मानना है। किसको मानना है, बच्चों को मानना। अब देखिए रचनावाद पर आधारित कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर ऑप्शन के अंदर ये आ गया तो आग बंद करके लगा देना, हमेशा आपका ठीक होगा। ना कोई यहाँ पर व्यवहारवाद वगैरह आपको ज्यादा देता है सीटेट के एग्जाम में, गलत। ऑप्शन के अंदर जहां पर भी दिखे आंसर लगा देना, ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अजर्सन आपको दिया है कि स्कूल्स को नवीन ज्ञान के सर्जन की ओर यानी नए ज्ञान के क्रिएशन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। यानी कैसी पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, अगर उनको कंस्ट्रक्ट करनी है नई नॉलेज को तो उनको करिकुलम पर बल देना चाहिए। अब इसमें तर्क इन्होंने दिया है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सर्जन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें बच्चों को क्या काम करना है, कंस्ट्रक्ट करना है बच्चे की नॉलेज को। तो टीचर क्या रोल निभाता है, टीचर रोल निभाता है एक फैसिलिटेटर का रोल निभाता है, उनको सुविधा देने वाला होता है। सुविधा देकर फिर बच्चा क्या काम करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद उसको करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहाँ पर ए के साथ जा रहे हो, ए फॉर एप्पल, ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आपके सामने, आप लोग समझ गए क्या होता है। अच्छा जा, ठीक है। अब फिर पोल पोल कैसे मिलेंगे इनके। ये गाना उनके लिए जो पूछते हैं कि गूगल पे पर कौन। रहने दे, अभी रहने दे, चलने दे, अभी इसको बाद में देखिए उसे। अगला देखते हैं पॉजिटिव, और देखते हैं भाई इसको सौरभ को शादी में जाना है, ठीक है। ये नीचे नीचे जा रहा था कि मैं कपड़े बदल कर ला रहा हूँ, फिर आपके पोल छूट जाते सही गलत के, ठीक है। देखो अपनी शादी को कुर्बान कर रहा है, बताओ जल्दी से अब, ठीक। पॉजिटिव देखते हैं, वास्तविक या रियल लाइफ या डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर आपको बच्चों को जोड़कर पढ़ाना है, सबसे इफेक्टिव माना जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने एनसीएफ 2005 में पढ़ा होगा, ठीक है। जो भी चीज आप बच्चों को करा रहे हो पढ़ा रहे हो, उनके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके आप लोग उसको कराइए, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझिए, मम्मी से मंगा ले, मम्मी लेकर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ठीक, आप लोग समझ गए, जिसके बारे में आपकी चाहे एनसीएफ हो, आपकी शिक्षा नीति 2020 हो, सभी इससे पहले भी जो शिक्षा नीति है उससे पहले भी सभी के अंदर ये वाली बात कही है कि जो बच्चे होते हैं उनको वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाइए। क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, एक संरचनावादी क्लासरूम, कैसी क्लासरूम, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ठीक है, आपकी बढ़िया क्लास मानी जाती है। तो एक संरचनावादी क्लासरूम में अधिगम यानी लर्निंग को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। पहला, केवल ज्ञान का रिप्रोडक्शन करने के लिए, पहले तो केवल ही आ गया, केवल ज्यादातर नेगेटिव है। सीबीएसई वालों की पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी रहती है, जो भी मैं कुछ नई चीज क्रिएट करता हूं या जैसे वो नई चीज लाते तो मैं उसको तोड़ लेकर आ जाता हूं, तो हर बार मेरी कुछ ना कुछ चीजें तोड़ ही देते हैं वो, ठीक है। पता नहीं वीडियो देखते हैं या क्या काम करता है, मेरा ही मतलब ये एक कह सकते हो मिसकंसेप्शन ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केवल है ये मेरा बहुत प्यारा सा नेगेटिव वर्ड था, तो सीबीएसई वालों ने इसको खराब किया हुआ है। कई जगह पर केवल केवल इतने दे दिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो बताया था केवल देखते गलत काट दो, 4 ऑप्शन केवल वाले, फिर बचा ही क्या। अभी आपको बताऊंगा केवल की स्टोरी। केवल आपकी नॉलेज के रिप्रोडक्शन के ऊपर बल नहीं देता, जो आपकी संरचनावादी क्लासरूम है बच्चे से जुड़े सभी आयाम के ऊपर आपका बल देता है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है, वास्तविक जीवन से आपका डिस्कनेक्ट करने की बात नहीं करता। वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ से किसकी बात करता है, कनेक्ट करने की बात करता है। किसकी बात करता है, कनेक्ट करने की बात करता है, डिस्कनेक्ट की नहीं करता। तो ये आपका नेगेटिव है।
क्लासिकल कंडीशनिंग तो वैसे भी आपका नहीं होगा, क्योंकि जो आपके व्यवहारवादी हुए उसी के अंदर आपके देखने को मिलता था, जो मानते थे बच्चा होता है कोरे कागज के समान होता है, उसके अंदर ज्यादा समझ नहीं होती, टीचर अपना ज्ञान उसके अंदर डालता जाता है, बच्चा खाली बर्तन के समान होता है। मतलब ये खाली बर्तन जोन लोग के आपके मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, तो ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि व्यवहारवाद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। किसके व्यवहारवाद की बात नहीं हो रही है? जो टीचर सेंटर्ड होता है, जहां पर बच्चा एक्टिव नहीं होता। यहाँ पर बात हो रही है आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है, जहां पर बच्चा खुद एक्टिव होकर ज्ञान का निर्माण करता है। राइट आंसर क्या बच्चा? पॉजिटिव। वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता का परिणाम होता है कौन सा? आपका संरचनावादी क्लासरूम, जहां पर बच्चा एक्टिव होकर इंटरेक्शन करता है एनवायरमेंट से और अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है। तो पॉजिटिव का भाई आंसर आपका पॉजिटिव, ये यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सुंदर है सर। ठीक है, देख तेरे लिए मैसेज कर रहे हैं, जा भाई तू शादी में पोल रहने दे। वो काव्य लिख रही है कोई। चलो आगे देख लो, कितना टाइम बचा है? हाँ, चलो अभी अभी तो क्लास बच रही है। अगला देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। पॉजिटिव आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या दिया हुआ है आपके सामने? आंतरिक अभिप्रेरणा दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सटर्नल दिया होता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। क्या दिया हुआ रहता है आपके सामने? बाह्य अभिप्रेरणा दिया होता है। चल 4-5 क्वेश्चन में पोल नहीं होंगे, जल्दी से जा कपड़े बदल कर जाओ जाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहां पर होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, अब देखिए जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ये आपका होता है नेगेटिव। वो कैसे होता है जरा इनके ऊपर नजर डालना, 2-3 क्वेश्चन के लिए पोल नहीं आएगा, सीधा आंसर देना। ठीक है, जब कोई आदमी इंटरनली रूप से मोटिवेट होता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, जैसा अभी सौरभ को कहा था कि भाई अपना पोल दे दे इनको, और उसने कहा नहीं भैया मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, बैठा रहूंगा, तो इंटरनली मोटिवेट रहता है वो। क्यों? क्योंकि क्लास हमारी अच्छी प्रकार से हो जाए, आप अच्छी प्रकार से कनेक्ट हो पाए, और मैं अपने काम को ईमानदारी से कर दूं। यहाँ पर उसका कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन अगर उसके साथ में अगर उसके अंदर होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, अगर मैं उसे कहता कि भाई मैं तुझे पैसे फालतू दूंगा, कोई बात नहीं बैठा रहे, कोई बात नहीं शादी को छोड़ दे, मैं तेरे लिए कुछ छोड़ दे दूंगा, तो वो यहां पर इतनी प्रकार से मोटिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आदमी इंटरनली रूप से मोटिवेट होता है तो किसी भी काम को करने की या अपने गोल को अचीव करने की उसकी संभावना है लगभग आपकी कंप्लीट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपका जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है आपका नेगेटिव होता है, और इंटरनल मोटिवेशन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। आप लोग भी जो यहां पढ़ रहे हो मोस्टली आप इंटरनली आप क्या हो? मोटिवेट हो कि हमें एग्जाम को पास करना है, एग्जाम पास करने के बाद हमें जॉब लेनी है, अपनी जिंदगी को संवारना है, यही आपका इंटरनल मोटिवेशन है। कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई आपको जोर जबरदस्ती कर रहा हो, प्रेशर डाल रहा हो, या कोई आपको रिवॉर्ड यानी पुरस्कार की बात करे, तो आपका एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और आपको हमेशा किसके साथ जाना? इंटरनल के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई हमें नेगेटिव लेना है। पहला क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, पॉजिटिव होती है जब आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी आ जाए कि यार मुझे ये फलानी किताब पढ़नी है, यार मुझे तो ये फलाना काम करना है। क्यों? आपके अंदर जिज्ञासा है उस चीज को जानने की, उस चीज को करने की, तो आप उस काम को कर जाओगे। ठीक है, तो जिज्ञासा आपकी इंटरनल होती है। इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट, अभी सौरभ का इंटरेस्ट था कि नहीं भैया मैं क्लास को करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे आंसर दे रहे हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट लग रहा है इनके देखने में। ठीक है, और आप लोगों का भी इंटरेस्ट यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपका एग्जाम क्लियर होगा, आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अगला है कि स्पष्टता के लिए चाहत, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर क्लियरिटी के लिए चाहत होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव है। मनी व्यू का पर्सनल लोन है ना, गेट अप टू ₹5 लाख। पुरस्कार को पाने के लिए प्रयास करना। देखो यहाँ पर बात होगी आपके प्राइज की बात होगी, तो प्राइज क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है, ये चला जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर चला जाता है। सो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का भाई आंसर आपका नेगेटिव यहाँ पर से हो जाएगा। कोई यहाँ पर ये कह दे कि बस एक बार सीटेट का एग्जाम पास कर ले, उसके बाद तेरी जो अपना जॉब लगवा देंगे, कई प्राइवेट स्कूल में सेटिंग करवा देंगे, ठीक है, या तेरी शादी करवा देंगे, कम से कम शादी तो हो जाएगी, हम अपने कह तो सकेंगे कि हमारा बच्चा सीटेट पास है, तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिव। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर नेगेटिव आगे। अब ये जो नेगेटिव वर्ड आपके सामने दिए हुए, देखो जब भी आपके सामने रोजगार देने की बात हो, व्यावसायिक शिक्षा देने की बात हो, उच्च ग्रेड शिक्षा की बात हो, ग्रेड की बात हो, चाहे आपके सामने नंबर देने की बात हो, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड आते हैं। अब क्या सर रोजगार तो अच्छी बात होता है ना, भाई आप लोग रोजगार के लिए पढ़ रहे हो क्या? क्योंकि और क्या और क्या वैसे पढ़ना है हम, आप लोग ही तो रोजगार के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन बच्चों को आपको रोजगार के लिए प्रेरित नहीं करना है, बच्चों को आपको समझाना है, बच्चों को आपको मोटिवेट करना है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चीज पढ़ रहा है तो उसको समझ सके, एक्टिव हो सके उस चीज के अंदर। रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना, वरना रोजगार के लिए तो शिक्षा नीति 2020 में जैसे आप बच्चा माध्यमिक के अंदर जाएगा तो व्यवसायिक कोर्स की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, तो रोजगार के माध्यम से अगर उसको लेना है तो उन कोर्स के अंदर अपने आपको एंगेज कर सकता है, बट वहां भी तो बच्चों को जुड़ना पड़ेगा ना एक्टिव होकर। तो बच्चों को आपको रोजगार के लिए, व्यवसायिक शिक्षा के लिए, नंबर के लिए या ग्रेड के लिए पढ़ाई नहीं देनी उसको, आपको समझा? आज की डेट के अंदर बच्चे के अंदर आपको स्किल मजबूत करनी है। अगर बच्चे के अंदर कोई स्किल आती है ना, देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। तब एक बात देखना, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपसे पहले बहुत बच्चों ने मेहनत करी, हम लोगों ने भी मेहनत करी, गवर्नमेंट जॉब ले ली, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? 60-70, मैं कहता हूं कुछ समय बाद 1 लाख हो जाएगी, 1 लाख मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास कोई स्किल है, मान लीजिए कोई यूट्यूब पर पढ़ाना जानता है, या यूट्यूब पर कोई अपनी क्रिएटिविटी को जानता है, ठीक है, कुछ ना करे, गाड़ियों के बारे में बता दे, यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दे, और उसको कम्युनिकेशन करने की स्किल अगर उसकी बढ़िया रहती है, तो गवर्नमेंट सैलरी कितनी होगी? लाख भर की होगी, उससे कई गुना वो यूट्यूब से मतलब अपने इस माध्यम से कमा सकता है, गाड़ियों के बारे में बता के कमा सकता है। कुछ भी ना हो तो व्लॉग बना लो, डेली के अपने बारे में व्लॉग बनाओ, सुबह उठते अपना चेहरा देखो, रे ये भूत सा चेहरा मेरा देखो,
फ्रेंडशिप मेरा चेहरा है। तो आज की डेट के अंदर जो फोकस किया जा रहा है वो स्किल के ऊपर किया जा रहा है। आप भी ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो इसको बढ़ाइए, आपके बच्चे के अंदर कोई स्किल है इसको बढ़ाइए, इसका कभी भी दमन मत करिए। और इन चीज के पीछे ना तो खुद भागिए और ना ही अपने बच्चों को आपको भागने देना है। अब क्वेश्चन आपके सामने इसी से जुड़ा हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या होगा। अब यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य आपको पूछा है। अब जरा उच्च लक्ष्य के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। सी बहुत दे रहे हो, पहले सी लगाते हैं, शुरुआत से करते हैं। शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना, मैंने क्या बताया, व्यवसाय के लिए इसको तैयार नहीं करना। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक व नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, एक सफल जीवन जीने के लिए ये अपनाने के लिए इसको नहीं करना। शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशल के विकास में मदद करना। किसकी बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है। और क्रिटिकल थिंकिंग की ऊपर मैंने बताया पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव हो गया। बच्चों में रोजगार से संबंधित जीवन कौशल का विकास नहीं करना, नेगेटिव है। ये सभी आपके नेगेटिव है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉजिटिव वर्ड, बड़ा महत्वपूर्ण पॉजिटिव वर्ड, जो आपकी पहले की शिक्षा नीति है 1968 वाली जो शिक्षा नीति है वही से चलता आ रहा है, ठीक है। देखिए, एक मैंने आपको बताया था लॉर्ड मैकाले हुए 4 साल के लिए भाई साहब इंडिया के अंदर आए, जो लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। और उन्होंने पूरा फोकस किसके ऊपर करा था, लॉर्ड मैकाले ने पूरा फोकस जो करा था वो करा था आपके इंग्लिश के ऊपर, पूरा फोकस करा था। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप एक तरीके से कह सकते हो कि शिक्षा का एक तरीके से भारत के अंदर जनक भी इनको माना जाता है, बहुत बड़ा योगदान था शिक्षा के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब ये ध्यान दे रहे इंग्लिश के ऊपर दिया। आपने देखा होगा आज भी कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश के अंदर होती है, ठीक है। तो वकील भी इंग्लिश में बहस करता है, जो आपके जज है वो जजमेंट भी इंग्लिश के अंदर जजमेंट देते हैं, ठीक है। इंग्लिश को पहले इन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करने के ऊपर पूरा अपना ध्यान दिया, जो भी ये 4 साल भारत के अंदर है। आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो इंग्लिश होती है को ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी शहर राज्य की भाषा है। ये कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया। और हिंदी को कैसी भाषा होती है, हिंदी आपकी राज्य की भाषा होती है, ठीक है। ये बात समझ के, राष्ट्रभाषा नहीं होती, राज्य की भाषा होती है। तो यहां पर बात हो रही है, जैसे लॉर्ड मैकाले की बात हो रही है, तो 1968 के अंदर जो पहली शिक्षा नीति आई थी, और इससे पहले जो शिक्षा आयोग गठित हुआ था, ठीक है, जिसको आप लोग 64 से 66 के लिए आप लोग जानते हो, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण माना गया बच्चे की मातृभाषा को, यानी कि मदर टंग को माना गया कि बच्चे की जो भी मदर टंग है, जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो बच्चे की जो भी मदर टंग है, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, या संस्कृत मराठी हो, ठीक है, कुछ भी XYZ, उसको आपको हमेशा इंपोर्टेंट मानना है, उसको हमेशा पॉजिटिव मानना है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा अवसर बच्चों को आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। अजरसन आपको दिया है कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा दी जानी चाहिए। 5वीं क्लास नहीं बल्कि 8 क्लास तक की बात की है। कौन सी क्लास तक, 8 क्लास तक की बात कही है कि बच्चों को जो आपको शिक्षण देना है वो आपका 8 क्लास तक उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण माना है कौन सी शिक्षा नीति ने, 1920 वाली ने, जबकि आपकी 68 से इस वाली की बात हो रही है। कोई चीज नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण होती है जो बच्चे की मातृभाषा होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई आपका। कारण इसमें दिया है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा मदर टंग में सार्थक अवधारणा को अधिक तेजी से सीखते समझते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। छोटे बच्चे क्या, जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारी चीजें, मान लीजिए आप लोग की मातृभाषा हिंदी है और मैं यहाँ पर इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं, तो आप लोग क्या कहेंगे, चल बाहर में जा, ठीक है, आ गया अंग्रेज, इंग्लिश में पढ़ाता जा रहा है, अरे हिंदी में पढ़ा हमें कुछ, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में ज्यादा पढ़ाता हो, सर इंग्लिश में पढ़ाओ, अरे भाई मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कारण इसमें बिल्कुल ठीक दिया है, तो आपके दोनों ठीक हो जाएंगे। इसकी सही व्याख्या करता है, फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। यार की सही व्याख्या है, यार की या आर की, अरे यार देखो एक नंबर से कितना बदल गया, आर को एक ने लिख दिया, यार की सही व्याख्या है, ठीक है। एक शब्द से खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो आपके सामने, जिस प्रकार से आपकी मदर टंग यानी कि लास्ट डे है फीस सबमिशन का, मातृभाषा इंपोर्टेंट होती है, उसी प्रकार की बात आपके पहले की शिक्षा नीतियों ने, पहले के जो आपके करिकुलम आए उन्होंने मानी है। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कही है, इसको बड़ा पॉजिटिव माना है कि एक ऐसी क्लासरूम जहां पर आपके अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होते हैं। बहुभाषिकता की बात आ जाए, इसको महत्वपूर्ण मानना है। और इसी पर आधारित क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जो भी आपने लैंग्वेज ली होगी उसका हिंदी वर्जन है। कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु यानी एक ब्रिज उपलब्ध कराता है, तथा उनकी जो घर की भाषा है, घर की भाषा कौन सी है, मातृभाषा, और विद्यालय की जो अनुदेशन की भाषा है, अब विद्यालय के अनुदेशन की टारगेट लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या कोई और साउथ लैंग्वेज हो सकती है, उसके बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। तो ये क्या है आपका त्रिभाषा सूत्र है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जहां पर हमें स्कूल के अंदर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी है। पहली भाषा मातृभाषा, मातृभाषा मान लीजिए हिंदी होगी, दूसरी इंग्लिश होगी, और तीसरी मॉडर्न लैंग्वेज होगी। ये आपका नहीं है, ये बात हो रही है आपके बहुभाषिकता उपागम की बात हो रही है। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट की ओर। आगे कपड़े पहन कर ये लाया था नए कपड़े, ठीक है, दिखा देने का अपनी ड्रेस, ठीक है, नए कपड़े पहन कर आए। अब कहोगे सर हमें तो दिखता नहीं, नीचे से जाता है कैमरे के नीचे से। देखो अगला अगला पॉजिटिव आपके सामने, कमेंट लिखो, अब आपके सामने पोल आने शुरू हो जाएंगे। देखो पोल आगे, कमेंट लिखो कि सौरभ भाई नए कपड़े दिखा दो। देखो अब आपके सामने अगला पॉजिटिव है प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील। किसकी बात हो रही है, आपके प्रगतिशील की बात हो रही है, जिसका आपके बहुत बड़े समर्थक जॉन डीवी माने जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर इनको सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। तो प्रोग्रेसिव को आपको बड़ा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले एक आपके सामने आता है एंटाइटी व्यू।
आपको एक व्यू नहीं समझना, एक एस्पेक्ट के माध्यम से चीजें नहीं समझना, प्रोग्रेसिव तरीके से समझना है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही दूसरे तरीके से समझ। कितना तेज परफ्यूम लगाया, नाक में चढ़ रहा है तो हल्का लगाया, नीचे लगा लेता जाके, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव व्यू आपको रखना है, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देनी है, ठीक है। मरवाएगा भैया आज। अब देखिए प्रोग्रेसिव से संबंधित क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगमकर्ता होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनको किस तरीके से समझा जा सकता है। अब जरा इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। नए कपड़े दिखाओ, देख लो भाई इनके, मैं तो पुरानी पहन रहा हूं, ठीक है। ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, देखो ज्ञान के निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। मैंने आपको उससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव बताया ना, ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है। कैसा, नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट होती है उसके सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में ये आपका सेकंड सही हो जाएगा। केवल व्याख्यान विधि, एक तो केवल नेगेटिव, दूसरा व्याख्यान विधि, ये भी आपका नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मत कर देना, दो नेगेटिव आगे तो आपका नेगेटिव। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम, असक्षम यानी इनकैपेबल नहीं होता। क्या नहीं होता, इनकैपेबल नहीं होता, कैपेबल होता है। तो आपका ये नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर आपका सेकंड था, सेकंड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है, अगला आपके सामने दिया हुआ है पॉजिटिव, जो इससे पहले कई बार आपके इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। सर बोलिए भाई को सामने है, भाई ये नहीं आएगा सामने, ठीक है। अब इसके ऊपर नजर डालिए, ये परफ्यूम ऐसा लगा के आया, नाक के अंदर जा रहा है सारा। पॉजिटिव आपके सामने दिया हुआ है मीनिंगफुल, यानी कि अर्थपूर्ण। इससे पहले आपके कई पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड ऊपर जब मैंने आपको बताए तो किसके ऊपर मैंने सबसे महत्वपूर्ण फोकस देने की बात करी, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करी, मीनिंगलेस की नहीं बात करी। किसकी बात करी, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करी, ठीक है। अब देखिए मीनिंगफुल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आज की वीडियो आप लोग इसको देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हो। आप लोग ये वाला काम नहीं कर रहे, अच्छा क्वेश्चन है सीधा उसका आंसर लगा दिया, नेक्स्ट नहीं, समझ कर करो। देखो सारे ऑप्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सारे ऑप्शन से हमारी जो क्या होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, दिमाग खुलता है। अच्छा ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करिए जितने ऑप्शन आपको दिए जाए उन ऑप्शन को निचोड़ कर करके, क्योंकि सीटेट का पेपर का नेचर ही ऐसा है भाई आपका, जितना क्वेश्चन को समझोगे, जितने इसके ऑप्शन को निकालोगे, उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल की बात हो रही है। अधिगम यानी लर्निंग तब अधिक अर्थपूर्ण होता है, तब अधिक मीनिंगफुल होता है जब कंटेंट यानी विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रदान किया जाए। ये मीनिंगफुल आपके लिए कब होगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब जो ये आपका कंटेंट है क्या संदर्भ से हटकर डीकंटेक्चुअलाइजेशन की बात हो रही है। ऊपर मैंने बताया डीकंटेक्चुअलाइजेशन आपका नेगेटिव होता है, कंटेक्चुअलाइजेशन आपका पॉजिटिव होता है। संदर्भ से हटकर नहीं पढ़ाएंगे, गैर संदर्भित पढ़ाएंगे आपका, ठीक है। इररिलेवेंट नहीं होगा, रिलेवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, रिलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही मूर्त, तो वेरी नहीं होगा भाई आपका, ठीक है। ये भी आपका नेगेटिव, ये आपका संयोजित यानी कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले मैंने आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड लिए हुए, फिर इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनसे संबंधित चीजें बता रहा हूं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको कराता जा रहा हूं। तो एक ऑर्गेनाइज वे में मैं आपको क्या काम करा रहा हूं, आपको मीनिंगफुल लर्निंग यहां पर करा रहा हूं। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए सामने आपके क्या दिया हुआ है, अगला एक और आपके सामने दिया हुआ है मास्टरी, ठीक है। ये देखो मास्टर की मास्टरी, ठीक है। आप क्या कहोगे सर मास्टरी क्या, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जो भी चीज आप लोग करिए उसके अंदर आप लोग मास्टरी करिए। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है कि मान लीजिए मुझे सीटेट की तैयारी करनी है, मास्टरी करनी है, ताकि सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लूं, सीडीपी को अच्छी तरीके से समझ लूं। मान लीजिए आगे गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, सचिन सर के कहने पे मैं भी यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, मास्टरी कर लूंगा और मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। बहुत बच्चे ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत मेरे स्टूडेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कोचिंग के अंदर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने मास्टरी कर ली। जितना उनको सीटेट के लिए पता होना चाहिए था उतनी इनको जानकारी होगी। अगर वो परफॉर्मेंस के लिए पढ़ते, कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते, नंबर अच्छे ले आते, लेकिन मास्टरी करने के बावजूद जो उनकी समझ विकसित हुई है ना, वो नहीं हो पाती इतनी, ठीक है। तो आपको मास्टरी हर सब्जेक्ट के अंदर करनी है। अब इसी से जुड़ा क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका गोल है, ठीक है, आपका गोल क्या है, बेसिकली पैसा कमाना, यही तो गोल है ना तो पैसा कमाना, ताकि आपकी जिंदगी अच्छे प्रकार से चल पाए। तो इसके लिए आप लोग जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए। अगर आपके पास कोई स्किल है उसको बढ़ा सकते हो, बट उसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के दौरान आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ये आपकी मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए? जी हाँ, अभी मैं इतनी देर से मास्टरी कर रहा हूं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपकी नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं करोगे, वर्क आपकी नहीं सारा डब्बा डाल दिया इसमें। कंपटीशन की आपकी नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉजिटिव और नेगेटिव और की बढ़ते हैं। और ये 30 क्वेश्चन नहीं है, सागे भी है। 30 का सुनते एकदम भाग जाते हो, ठीक है। ध्यान रखा करो, जो टॉपिक होता है टॉपिक के अंदर 20 भी हो जाते हैं, 25 भी हो जाते हैं, 35 भी हो जाते हैं। तो 30 के बाद भी कभी भागो एकदम, ठीक है। अगले देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिनका समाधान एक से ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि आपके ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि शादी के क्या फायदे होते हैं, तो आप लोग शादी के फायदे बता दोगे, कुछ नुकसान भी बता देंगे शादी के, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अगर मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अब क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको दो, ठीक है, तो यह कह सकते हो कि आपके पढ़ाने वाले टीचर का नाम क्या है जो भी आपको पढ़ा रहा है, आप कहोगे सचिन, ठीक है। और एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आया कुछ भी, ठीक है, शादी से जुड़ा हुआ उल्टे सीधे एग्जांपल है। तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका एक आपका समाधान यहां पर होगा, ठीक है।
या जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई अब मुझे क्या कर लेनी चाहिए, तो क्या होगा कि सर अब शादी कर लेनी चाहिए, अब आपकी एज हो गई है, ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि शादी के फायदे नुकसान बताओ, तो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक से ज्यादा बताओगे, यानी यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स आप जाकर सोचोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग आप लोग यहाँ पर करोगे, आप सारे चिंतन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मोस्ट पॉजिटिव है आपका, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट यानी कि समुन्नत करने के लिए टीचर को डैश, जिनमें डैश शामिल है, प्रस्तुत करनी चाहिए। बताइए, ओपन एंडेड क्वेश्चन और डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। किसको करनी चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन और यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, यानी कि अपसारी चिंतन करनी चाहिए। ये आपका पॉजिटिव है, अभी मैंने बताया। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया ये नेगेटिव होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ये आपकी पॉजिटिव होती है। तो आपका पहला ही ठीक है अभी तक, दूसरा आपका नेगेटिव है, ये आपका गलत हो गया। वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां, अभिसारी चिंतन, फिर आ गया अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, तो ये भी आपका गलत है। अगला है संदर्भ रहित परिदृश्य। देखो डीकंटेक्चुअलाइजेशन की बात आ गई, नेगेटिव है आपका, ठीक है। और डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान, डिक्लेरेटिव नॉलेज आपका पॉजिटिव होता है। देखो कहां पर है घोषणात्मक ज्ञान? ये रहा घोषणात्मक ज्ञान, यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज आपका पॉजिटिव होता है। वो ज्ञान या वो नॉलेज जो आपको किसी चीज के सभी एस्पेक्ट के, सभी पहलुओं के बारे में आपको बताए। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई शादी के फायदे नुकसान बताओ, तो आप लोग सब चीज बताओगे, सर ये फायदे होते हैं, ये नुकसान होता है, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज आ जाएगी, आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन डीकंटेक्चुअलाइजेशन आपका नेगेटिव था। सिर्फ आपका पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर दोनों आपके पॉजिटिव है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और डाइवर्जेंट आपका, ठीक है। तो पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। 30 में से 30 मत करो, इसके बाद भी आ गए, ठीक है। अगले के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ये रहा अगला आपके सामने, ठीक है। ओनली हमारे 30 क्वेश्चन नहीं है, देखो आ गया ओनली। इस ओनली वाले की बेचारे की यार पिटाई कर दी सीबीएसई वालों ने, ठीक है। इसकी पिटाई कर दी सीबीएसई वालों ने, इसकी पिटाई कर दी, ठीक है। वरना बहुत प्रचलित आपका टैग वर्ड था। सीबीएसई वालों ने केवल को ऐसी ऐसी जगह डाला कि ये थोड़ा सा इन्होंने मतलब कहते हैं ना रॉकेट को फुस कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है, जहां ओनली को मतलब देख के यूज करना। अगर किसी भी चीज को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इस माध्यम से कर सकते हो, आप बच्चों को सिर्फ इस तरीके से पढ़ा सकते हो, आप बच्चों के लिए सिर्फ ये काम कर सकते हो, आप बच्चों के लिए सिर्फ इस मेथड का यूज कर सकते हो, अगर इस प्रकार की सिर्फ या ओनली की बात आ रही है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर जैसे आपको पॉजिटिव वो ऑप्शन दिए रहते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है केवल ए बी ठीक है, केवल बी सी ठीक है, तो वहां इसको फिर नेगेटिव मत समझना, ठीक है। जहां पर सिर्फ बच्चों के लिए एक एस्पेक्ट की बात हो रही है कि सिर्फ इस माध्यम से बच्चों को केवल कराइए आप, और ज्यादा तरीकों का यूज मत करिए, ठीक है। जैसे अधिगम दर यानी जो लर्निंग की जो आपकी रेट होती है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसका परिणाम है? जो आप लोगों की लर्निंग की जो रेट है यानी सीखने की जो आपकी दर है, उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है या नहीं है भाई? कोई जल्दी सीख रहा है, कोई लेट तरीके से सीख रहा है, ये किसका परिणाम है? अब देखो यार, ये क्वेश्चन केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, ये क्वेश्चन मुझे एक और दूसरा तरीके से लेना था, ठीक है। उसकी जगह ये छोटा क्वेश्चन आ गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे लर्निंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों पर ही आपके बोथ किसका हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, खाली एक का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। किसका प्रभाव पड़ता है? दोनों का प्रभाव पड़ता है, एक का नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आंसर से हो जाएगा बोथ। तो केवल मैंने आपको बता दिया, केवल आपको वहां जगह यूज करना है जहां पर किसी भी चीज के लिए सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करी जा रही हो। अगर इस प्रकार का ऑप्शन आपके एग्जाम में केवल बीसी, केवल सीडी, तो आपका फिर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा समझ के करना, सीबीएसई वालों ने इससे मुझे गुस्सा निकाला है, ठीक है, मेरे ऊपर थोड़ा सा। अगला आपके सामने दिया हुआ है कोलैबोरेटिव और आपका कोऑपरेटिव, दोनों लिखे, कोलैबोरेटिव और आपका कोऑपरेटिव की जहां पर बात होती है, ये दोनों के दोनों आपके सामने दिए रहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इनकी बात आपके लेव वाइगोत्स्की ने कही थी अपने सोशल कल्चरल थ्योरी के अंदर, जो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि बच्चे आपस में कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने ये कहा था कि बच्चा अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो इसलिए जो आपके मेथड होते हैं दोनों, ये क्या रहते हैं? ये दोनों मेथड आपके पॉजिटिव के अंदर माने जाते हैं, कोलैबोरेटिव और जो आपके कोऑपरेटिव मेथड होते हैं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। जब मनी व्यू लोन्स हो साथ तो व्हाई नॉट। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। आप लोग टूट जाते हो यार, देखो बेचारा शादी में नहीं जा पा रहा, मैं इतनी देर से खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग तो लेट कर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्यों थक जाते हो? देखिए क्वेश्चन को, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बिहू का आकर डांस आपका असम का डांस है, कहां पर? असम का डांस है, ठीक है। तो क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? कि भाई मान लीजिए क्लास 4 के बच्चे हैं, राष्ट्रीय दिवस पर उन्होंने एक डांस यहाँ पर बना दिया आपका बिहू, ठीक है, असम में जो डांस होता है, तो क्षेत्रीय पक्षपात घटाने पर होगा। मान लीजिए ये डांस बना दिया हरियाणा के अंदर, हरियाणा वालों ने कहा अरे जी एडे केड़े कुछ भी ना होगा, यहाँ पर सिर्फ हम अपने वाला करेंगे, ठीक है। पंजाब के अंदर कर दिया, पंजाब वाला कहेंगे तो उस चीज को यहाँ ना करो, हमारा सिर्फ हमारा वाला चलेगा। असम के अंदर मान लीजिए लोडी कर दिया, तो असम वाले कहेंगे नहीं भाई ये यहाँ पर मत बनाओ, यहाँ पर सिर्फ हमारा चलेगा। तो इस प्रकार का जो मान लीजिए अगर पक्षपात किया जा रहा है, तो इसको घटाएगा या इसको बढ़ाएगा, वो आप लोग बताइए। पहला हमेशा ध्यान रखना, ये जो पक्षपात है इसको घटाने का काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एज ए गुड टीचर की बात कर रहा हूँ,
बेकार वाले टीचर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अरे बिहू के अंदर हमारा नृत्य थोड़ी है, ये तो नॉर्थ ईस्ट वालों का, हमें इनसे क्या मतलब। अरे भाई नॉर्थ ईस्ट वाले भी अपने ही है, ठीक है, पूरा देश अपना है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, सब अपने हैं। तो अगर इस प्रकार का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है स्कूल के अंदर, तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के इवेंट के अंदर सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन करें और सभी बच्चे एक दूसरे के कल्चर से, एक दूसरे की विविधताओं के बारे में जान सके, समझ सके। तो इस प्रकार का मान लीजिए पक्षपात हो रहा है, तो पक्षपात को घटाने में बिल्कुल मदद करेगा ये। तो क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, नहीं नहीं हो, ठीक है। अब हाँ मैं क्या कह रहा है, हाँ दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए हरियाणा पंजाब वाले कहे कोई बात नहीं, कर लो भाई, असम का कर लो, फिर हम अपने वाला करेंगे, तुम हमारे वाले में शामिल हो जाना, कितनी बढ़िया बात है। हाँ अंतरवैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने में, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आपस में समझ बढ़ाएंगे, एक दूसरे के विचारों को, फीलिंग्स को जानेंगे, ठीक है, जिसके बारे में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं। तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, पहला दूसरा। अब देखो ओनली ओनली इसलिए मैंने कहा ओनली को समझ के यूज करना कि सर यहाँ भी ओनली आ रहा है, यहाँ भी ओनली आ रहा है, ये ऑप्शन के अंदर आ रहा है, या किसी किसी क्वेश्चन के अंदर भी आपका आता है, तो देख के यूज करना। 70% आपका नेगेटिव होता है, 30% ओनली पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा हो जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग थर्ड के साथ जा रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अगले के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है, अगला आपके सामने दिया हुआ है फील्ड ट्रिप, यानी कि क्षेत्र भ्रमण। खासकर जिन लोगों के पास आपका सोशल साइंस और साइंस है, ओ सॉरी सोशल साइंस और आपका ईवीएस है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है फील्ड ट्रिप, यानी क्षेत्र भ्रमण। आपने देखा होगा बहुत से स्कूल वाले क्या काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट वाले हो चाहे प्राइवेट वाले हो, किसी खास इवेंट पर ले जाते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। हालांकि वो फील्ड ट्रिप के अंदर काउंट नहीं होता, वो एज मतलब बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। फील्ड ट्रिप आपका सबसे इफेक्टिव होता है जब टीचर एक प्लानिंग करे, क्या हमें बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताना है, पेड़ पौधे के बारे में बताना है, जानवरों के बारे में बताना है, चलो किसी जू के अंदर लेकर इनको चलते हैं, वहां पर बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेगा। तो टीचर ने सबसे पहले प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उन चीज को देख रहा है, और वहां पर टीचर की जिम्मेदारी बनती है फिर उन सभी को अपने नोट डाउन के अंदर लिखता रहे, यानी कि खुद जानवर दिखा रहा है और खुद भी देख रहा है, मजे कर रहा है, वरना क्षेत्र भ्रमण इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। क्षेत्र भ्रमण सबसे आपकी इफेक्टिव मेथड माना जाता है ईवीएस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण यूज होता है। तो आपको समझना है ईवीएस के और सोशल साइंस में क्षेत्र भ्रमण को महत्वपूर्ण मानना है। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है, देखने के बावजूद भी, मतलब उसको दिखता नहीं है, इसके बावजूद भी वो ईवीएस की क्लासरूम में इंटरेस्ट लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप के लिए ले जा रहे हो, तथा सीना इस फील्ड ट्रिप पर जाना चाहती है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, अब सीना देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन आप उसको ले जाना चाहते हो, और सबसे इफेक्टिव तरीका भी है बच्चों को सिखाने का। अब क्या होगा सर, यहाँ पर फील्ड ट्रिप में तो सीना प्रत्यक्ष अनुभव ले नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी। अरे देख नहीं पाएगी, लेकिन अपने अनुभव तो ले सकती है ना, ठीक है। अगर वो देख नहीं पाएगी तो सुन तो पाएगी ना, जानवर की आवाज तो सुन पाएगी ना, अलग अलग प्रकार के अपने दोस्त यारों की मदद ले पाएगी। ऐसे में उसको फ्रेंड काम आता है, टीचर उसका काम आता है। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, एज ए टीचर आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसके पेरेंट्स से कहेगी उसे मना करे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है जीने। फील्ड ट्रिप सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, मना किसी को नहीं करनी। अगला, उसके पेरेंट्स को सलाह देगी उसे जाने की अनुमति ना दे, ऐसा काम नहीं करना, वरना बच्चे के लिए आप सहानुभूति दिखाओगे। और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, समानुभूति यानी कि इंपैथी का होता है। उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, बिल्कुल ठीक बात है। आपस में बच्चा डिस्कस के माध्यम से सीखता है, अगर वो देख नहीं पाती तो अपनी फ्रेंड से सीख सकते हैं कि अब कौन से जानवर की आवाज आई, अब कौन से जानवर की आवाज आई, ठीक है। 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारी सौंपे, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आपका पॉजिटिव है। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, आपस में ग्रुप बना के। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके सीडी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीडी आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके लास्ट की ओर बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट टैग वर्ड है, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर आपके लैंग्वेज के अंदर ये आपका खूब देखने को मिलता है, 1 नंबर का तो कंफर्म आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये टैग वर्ड आपका प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में कई बार बता चुका हूं, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी एनवायरनमेंट जहां पर भाषा भी करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पड़ोस के अंदर कोई यहाँ पर पंजाबी बोलता है, तो मैं सोचूंगा यार ये कौन सी लैंग्वेज बोले, मुझे तो समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो प्रभाव डाला ना इसने। या मान लीजिए आपने देखा कि कोई ऑटो जा रहा है और ऑटो या ट्रक के पीछे लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो आपकी नजर गई उसके ऊपर कि भाई हमारा क्यों मुंह काला, हमने कौन चीज के ट्रक को नजर लगा दी। तो जो वातावरणीय कारक है इस प्रकार के, तो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, आपके क्या काम करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये ठीक है आपका, और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। तो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये रहे आज के जितने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड थे। आई होप आपने एक बात नोटिस करी होंगी कि क्वेश्चन तो